नमस्कार, मैं राकेश वर्मा। मित्रों, आप मुझे मेरे फेसबुक लाइव पर रोज़ 10 बजे सुनते हैं और बाद में मेरा यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह देते रहते हैं। लेकिन आज मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम बना अमित और अभिषेक की वजह से, जिसका श्रेय मेरे भाई रघुवंश सिंह सेंगर को जाता है। इन तीनों लड़कों ने जो बलिया के लिए काम कर रहे हैं वो अति सराहनीय है। मैं जितनी तारीफ करूं अभिषेक का, अमित का, रघुवंश का, वो सब काबिल तारीफ है। लड़कों ने मुझे 70 साल पर ही बोलने के लिए कहा है। लेकिन मित्रों, अगर बलिया की बात की जाए और राजा बलि से ना शुरू किया तो आखिर बलिया नाम कैसे पड़ा ये तो बताना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा प्रिविलेज ले लेता हूँ, बच्चों से 17 उम्र में बड़ा हूँ, तो मैं शुरू करूंगा बलिया के बलिया नाम पड़ने पर। मित्रों, बलिया तो जब से है, जब बलिया की भूमि थी, कुछ वहां था नहीं। राजा बलि वही थे जिनके वजह से भगवान को 52 अवतार लेना पड़ा। आपने सुना होगा ना कि भगवान कई अवतार में 52 अवतार भी थे, कि 3 कदम में ही दुनिया मांग लिया था, तो तीसरा कदम बाली ने कहा कि आप मेरे सर पर रख दिए। इतना त्यागी थे बाली, उन्होंने सब कुछ दान करने की परंपरा थी। तो उसी बलिया, बाली के बलिया, ऋषि भृगु की बलिया, शुक्राचार्य की बलिया, उनके शिष्य दादर जी की बलिया, इन सब लोगों की अथाह ऋषि परंपरा की बलिया को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ और पुनः एक बार उन बच्चों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बलिया के इस मंच से मुझे अपना बात रखने का मौका दिया। मित्रों, ऋषि मुनियों पर मैं जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा बोलना नहीं है। तो मैं अपने ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए आता हूँ 1857 में, क्योंकि 1857 के बगैर बलिया का बात किया ही नहीं जा सकता। बलिया 1857 से देश दुनिया में जाना जाता है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जब 1798 में अंग्रेजों ने गाजीपुर जिला बनाया तब बलिया एक तहसील हुआ करता था। तो बलिया का क्रांतिकारी स्वभाव, बलिया का विद्रोही चरित्र तो 1798 में ही पड़ा जब गाजीपुर जिला का स्थापना हुआ। 1857 की क्रांति, चूंकि मंगल पांडे जी जिन्होंने बैरकपुर में भी पहला विद्रोह किया, वहाँ से शुरू होते हुए उनके साथ वीर कुंवर सिंह, जैसा कि आप जानते हैं बलिया में एक सातवार जगह है जहाँ पर वीर कुंवर सिंह जी का ननिहाल था। वीर कुंवर सिंह अपने ननिहाल में ही रहते थे, उनकी बचपना सारा ननिहाल में ही गुजरा, बलिया के ही जन्मे हुए थे। वैसे वो शाहाबाद का रहने वाले थे, तब ये बलिया वलिया, गाजीपुर, बक्सर, ये सब शाहाबाद का ही अंग था, उसको तब बलिया नहीं था। तो वीर कुंवर सिंह अपनी लड़ाई, मंगल पांडे अपनी लड़ाई, उन लड़ाइयों के वजह से हुआ क्या कि बलिया को हमेशा विद्रोही स्वभाव का माना गया। वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर के सरदेव चंद्रशेखर जी तक वो विद्रोही स्वभाव रहा। बलिया के विद्रोही स्वभाव का एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, सिंपल एक शब्दों में। जिनको राक्षसों ने अपना गुरु माना, शुक्राचार्य, मतलब अमूमन राक्षस किसी का सम्मान नहीं करते, लेकिन राक्षसों ने जिसको गुरु माना, गुरु शुक्राचार्य जी इंद्र के सत्ता को भी निरंकुश होने से हमेशा टकराते रहे, बलिया के विद्रोही स्वभाव का परिचय देते रहे। वहां से बलिया विद्रोही स्वभाव रहा है। 1857 को महान क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूं। मामला 70 साल तक का ही है। आते हैं 1942, क्योंकि 1942 के बाद ही राजनीति बलिया में करवट ली। 1857 को तो दफन कर दिया गया, दबा दिया गया था। उसकी साजिश पर मैं चर्चा करूंगा तो 4-5 दिन लग जाएगा, इसलिए मैं 1942 में आता हूं। तो 1942 की शुरुआत बड़ा ही प्राउड, मतलब बहुत ही मतलब अब तक की सबसे ज्यादा इतराने वाला इतिहास है 1942 का। 1942 को जब हम चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में बलिया ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था कि अब हम आज़ाद हैं, उस वक्त जे निगम
करके जिलाधिकारी हुआ करते थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता था। इतना मजबूर हो गए कि उन्होंने इनको आज़ादी देनी मंजूर करनी पड़ी चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में। उस वक़्त के तारकेश्वर पांडे जी, हालांकि वो इलाहाबाद में छात्र आंदोलन को लीड करते थे, लेकिन थे बलिया जिला के ही। उन सब रणबांकुरों का ये श्रेय था। बैरिया, सातवार, देवती, बांसडी, रसड़ा तक इतना ज़्यादा विद्रोह हुआ कि अंग्रेजों ने अपनी कुचक्र से घरों में आग लगाना शुरू कर दिया इन क्रांतिकारियों का। क्रांतिकारियों के घर फूके जाने लगे, परिवार के लोगों को गिरफ्तार करने, मतलब अननेसेसरी नाजायज तरीके से उनको दबाया जाने लगा। मित्रों, यहीं से शुरुआत होती है बलिया के जननायकों का। आप में से बहुत लोग, क्योंकि मैं बलिया का रहने वाला हूँ, अलग बात है कि दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं बलिया की राजनीति में बलिया के उस परम योद्धा जिन्होंने बलिया के आज़ादी में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया, समर्थन दिया, उसका नाम मैं कहीं नहीं सुनता। चूंकि वो बलिया के नहीं थे, इस वजह से उनका चर्चा कहीं नहीं सुनता। वो महान शख्सियत थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के दामाद, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जी के पति, बाद में सबसे युवा प्रधानमंत्री के पिता, और प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री के तगमा रखने वाले के पिता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ससुर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाबा, दूसरे संसद सदस्य के, मतलब उनका नाम था आदरणीय फिरोज गांधी। 1942 में जब अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाना शुरू किया, लोगों के घर जलाने लगे, क्रांतिकारियों को बंद करने लगा, बहुत परेशान हुआ, तो कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आया फिरोज गांधी जी के नेतृत्व में। फिरोज गांधी जी चित्तू पांडे जी को बोले कि भाई देखो, आप लड़ाई लड़ो, एक वकील का सहारा लीजिए। वो मुरली मनोहर श्रीवास्तव उस वक्त युवा एडवोकेट थे। मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी को बोले कि देखो, मैं रोज तो आ नहीं सकता, क्योंकि तब इतनी हवाई सुविधाएं नहीं थी, तब नेता हवाई जहाज में मतदान करने नहीं जाता था, तब तो बड़े कर्मठ लोग हुआ करते थे। तो उन्होंने मुरली मनोहर श्रीवास्तव को जिम्मेवारी लगाई कि आप एक काम करें, आप न इन लोगों के दैनिक कानूनी पचड़े को संभाले, आज़ादी की लड़ाई कई चरण पर लड़ी जाएगी। मुरली मनोहर श्रीवास्तव तन मन से हम वीरों की लड़ाई लड़े। 1942 के संग्राम की लड़ाई के बाद देश आज़ाद हुआ। 1952 में प्रथम चुनाव हुआ। अब यहाँ से बलिया फिर से अपना क्रांतिकारी स्वभाव का परिचय दिया। जब 1952 में चुनाव हुआ, इन बीच में मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटे ही कहा गया है, नहीं तो बलिया को तो 4-5 दिन लग जाएगा बोलते बोलते। तो मैं सिर्फ कुछ चुनिंदा बातों को बात रख रहा हूँ जो प्राउड के लिए है, जिस पर घमंड किया जा सकता है। 1952 में जब चुनाव हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय के परिवार के एक होनहार सदस्य को अपना उम्मीदवार बनाया। परिस्थिति देखिए, अभी अभी कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने आज़ादी पाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वमान्य नेता नियुक्त हो चुके थे। कांग्रेस के अलावा कोई विपक्ष था ही नहीं, कोई ऐसा नहीं था जो पंडित जी के विरुद्ध में बोलने की हिम्मत करता था या पंडित जी के वाक्य को ब्रह्म वाक्य न मानता हो। उन्होंने ऐसे आदमी को बलिया का टिकट दिया जिसको पूर्वांचल में भगवान का दर्जा हासिल था। मदन मोहन मालवीय का भगवान का दर्जा हासिल था पूर्वांचल में। उनके परिवार को बलिया से टिकट दिया गया, कांग्रेस का अधिकृत प्रतिनिधि घोषित हुए। सारे बलिया वासियों ने कहा कि देखिए, बलिया के लोग बाहर के दूल्हा मंगा सकते हैं, दोहन नहीं करा सकते। आपको बलिया के लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा और बलिया के लोगों को ही टिकट देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके कैंडिडेट को जितने नहीं देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं माने, उन्होंने बोला कि मैं अपना कैंडिडेट वापस नहीं कर सकता। तो बलिया के लोगों ने उस होनहार नौजवान मुरली मनोहर श्रीवास्तव को भारी बहुमत से विजयी बनाया, इंडिपेंडेंट। 1952 में पहली बार निर्दलीय का तगमा अगर कोई जीत करके बहुत ज़्यादा बहुमत से गया, कितने गया ये आंकड़े की विषय वो कहने की आवश्यकता नहीं है। मुरली मनोहर श्रीवास्तव प्रथम संसद सदस्य बन करके बलिया से गए और लोकसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताए कि बलिया शुक्राचार्य जी के ज़माना से किसी की ताप बर्दाश्त नहीं किया। भृगु ऋषि था वो लात मारने वाली, तो बात आपको पता ही होगा कि उस पर उसको नहीं माना तो आप तो खैर आपका क्या कहना। खैर मुरली मनोहर श्रीवास्तव बहुत बढ़िया काम किए।
उस वक्त आज वाली स्थिति नहीं थी कि आप अगर विपक्ष में जीत के गए हैं तो आपको हर बात में विरोधी करना है। तब परंपरा इतना थी कि जो बढ़िया बोलता था उसको सरकार कहती थी कि आप बोलिए, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, वो एक परंपरा था। अब बात आता है उन जमाने विद्रोही स्वभाव का जिसको बलिया को भुगतना पड़ा। बलिया विकास से पिछड़ता रहा क्योंकि पहले अंग्रेजों ने दोहन किया, बदला लिया कि यहाँ के लोग क्रांतिकारी होते हैं, हमारे सत्ता को नहीं मानते हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, उनके अधिकृत प्रतिनिधि को हरा दिया। स्वभाव आज तक चलता रहा। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी भी जब संसद सदस्य बने तो विरोध विपक्ष दल के थे। चौधरी चरण सिंह जगन्नाथ चौधरी जी बने, मतलब विपक्ष ही का राजनीति होता रहा। बलिया विकास से पिछड़ता रहा। मित्रों, ये तो रही इतिहास की बात। इतिहास की बात तो बहुत पढ़ने की है। मैं इतिहास पे बात करने में मैं उन महान विभूतियों को एक बार याद कर लूँ जो बलिया के नाम को रोशन किए। वो आपको पता होगा, भोजपुरी में एक उदय नारायण तिवारी जी, उदय नारायण तिवारी जी ने भोजपुरी में लिखा, एक किताब लिखा था, भोजपुरी भाषा और उसका उत्थान। दुनिया में एशियाड पब्लिशर करके एक बहुत बड़ी कलकत्ता की पब्लिशिंग हाउस थी जिसने उस किताब को छापा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती शरण उपाध्याय, रामजी तिवारी, परशुराम चतुर्वेदी, बलराम जी, तीनों भाई, ये हमारे तो द्वाबा के ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब लोग, और सब लोगों को छोड़ करके ये अपने आदरणीय केदारनाथ सिंह जी को कैसे मिस किया जा सकता है। केदारनाथ सिंह JNU के प्रोफेसर थे, साहित्य कला अकादमी के पुरस्कृत, और देश दुनिया में हिंदी के शानदार हस्ताक्षर थे। वो तो हमारे अपने विधानसभा के ही रहने वाले हैं। इन महान विभूतियों को मैं नमन करता हूँ। इनका अपना अपना योगदान है, अद्वितीय योगदान। इनका योगदान, इनके मतलब का कोई भरा नहीं जा सकता, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ऐसे महान शख्सियतों का से बलिया जगमान रहा है। मित्रों, बलिया की लोग चर्चा करते हैं। बलिया जब 1 नवंबर 1879 में बना, 1879 में बना, तब से बलिया का इतिहास पर चर्चा हो बलिया के लिए। सबसे पहले आपको पता है कि जैपलिनगंज और रावर्ट्सगंज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। D.D. रावर्ट्स बलिया के पहला जिलाधिकारी थे और जैपलिन SDM थे। उन्हीं के नाम पर रावर्ट्सगंज और जैपलिनगंज बलिया का बड़ा पुराना मोहल्ला है। ये बलिया 3-4 बार गंगा जी और घाघरा जी के सताए हुए है, जो पानी में जा चुका है। अब का बलिया उन बलियों से बिल्कुल अलग है। मित्रों, चर्चा की शुरुआत इन इतिहासकारों और अपने इतिहास के विद्वानों को मैं सादर नमन करते हुए कह रहा हूँ कि मेरा ये सोच है, थोड़ा हंस लेते हैं, हल्की बातें करें, जोड़ी नहीं है कि सीरियस ही बात करें। एक सज्जन अपने कंधे पर बहुत मोटा चैन लेकर के चल रहे थे, कंधा उनका टूट रहा था, झुके जा रहे थे बेचारे। एक आदमी पूछा, भाई ये का लेके चलता रहो? तो कहली, ये चनवा जनम हमार बाबा हाथी बांधत रहन। तो कहली, तोहरा पहले हाथी बात ना, वो तो बिका गई। और तनी बार तर कौन जानवर बा? नहीं, तो अब तो हमारे पहले बकरियों निकल करे बुर्बक, तो चैन फेंक रहे तो गर्दन टूटता। बाबा वाला चनवा कबले कपड़ा पर लेके चल गए। हमारे यहाँ भोजपुरी में ये कहा जाता है, हम उस मानसिकता में है कि अपने कंधे पर बाबा के हाथी का चैन लेकर के घूम रहे हैं, अपने पास बकरी भी नहीं है उसको बांधे। इतिहास हमको इसलिए बताया जाता है कि इतिहास, हाँ, मैं अपने छोटे बने अशोक जी का मैं शुभाशीर्वाद देता हूँ, धर्मेंद्र को भी, मेरे राजू भाई सुन रहे हैं, सादर प्रणाम राजू भाई। राजू भाई बहुत बड़े अफसर हैं मुंबई में, NSG में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रैंक के अफसर हैं, और मेरे भाई की तरफ से मैं ब्रजेश सिंह और राजू भाई को भी प्रणाम बोलता हूँ। अशोक सिंह को शुभाशीर्वाद है, मेरे छोटे बहनों ही हैं अशोक जी। हम सबके 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं ये, तो आप हम सबका आशीर्वाद है आपको। मित्रों, इतिहास इसलिए बताया जाता है कि, अच्छा, इतिहास इसलिए बताया जाता है, रघुवंश रफी बोला कि समय सीमा नहीं है भाई, आप जितना बोलना चाहें, कोई बात नहीं, रघुवंश बोलेंगे, आप लोगों की जब तक शुभ न रहेगी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे छोटे भाई ब्रजेश भी मेरे को सुन रहे हैं, ब्रजेश को शुभाशीर्वाद। मित्रों, ब्रजेश कोविड-19 की लड़ाई में एक सेल्फ बैरियर के रूप में काम कर रहे हैं, एक योद्धा के रूप में बलिया स्टेशन पर श्रमदान दे रहे हैं।
बरजेश हमारे परिवार में 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। इन कोरोना वायरस की लड़ाई में मैं बरजेश को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। परिवार का नाम रोशन कर रहे हो, ईश्वर तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इतिहास हमको इसलिए बताया जाता है ताकि हम उस पर गर्व कर सकें, क्योंकि जब तक आप इतिहास नहीं जानिएगा, आप वर्तमान को उसके यहाँ पहुंचाने का प्रयास नहीं करिएगा। जैसे मान लीजिए आपका इतिहास हो कि जी आप तो भिखारी थे, तो अगर आप भिखारी थे और आप 5 रुपये कमा रहे थे, बड़े धनवान आदमी है। लेकिन अगर आपका इतिहास है कि आप करोड़पति थे, तब आप कहेंगे कि तब तो मैं अरबपति बनूं ना। इसीलिए बलिया के इतिहास में श्रद्धेय मंगल पांडे जी, श्रद्धेय चित्तू पांडे, वीर कुंवर सिंह, जनेश्वर मिश्रा, चंद्रशेखर जी, वीरेंद्र सिंह, भरत सिंह से लेकर के अब और सब लोग तक इसलिए बताया जाता है कि आप उसको मीट करें। लेकिन मित्रों, इतिहास से सबक लिया जाता है, शिक्षा ली जाती है और इतिहास को दोहराने का प्रयास करना चाहिए। हम कब तक ये बात करके जीते रहेंगे, अतराते रहेंगे, अगराते रहेंगे कि जी हम वहाँ के हैं जहाँ के मंगल पांडे थे, चित्तू पांडे थे, वीर कुंवर सिंह थे, चंद्रशेखर जी थे, जनेश्वर मिश्रा थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, केदारनाथ सिंह जी थे। मैं क्यों न हूँ, आप क्यों न हो, जब तक ये आपके मन में नहीं आएगा, ना आप विकास पर कर पाएंगे, ना बलिया विकास कर पाएगा। जब आपका विकास होगा तभी बलिया का विकास होगा। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी कहते थे कि जब राष्ट्र विकास करेगा तो बलिया विकास करेगा। मैं श्रद्धेय चंद्रशेखर के पासंग में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जब आप विकास करेंगे तो बलिया विकास करेगा, क्योंकि चित्तू पांडे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, जनेश्वर मिश्रा जी, चंद्रशेखर जी, लोकनाथ जयप्रकाश जी, इन लोगों ने खुद में विकास किया। इस वजह से बलिया का नाम हुआ कि ये बलिया के लाल हैं लोग, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारथ हासिल किया। अब यह है कि आप कैसे विकास करेंगे। इतिहास आपके सामने एक खाती है, इतिहास आपके सामने एक आईना है, इतिहास आपके सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत दूर चित्तू पांडे, मंगल पांडे तक ना जाइए, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी को तो आप में से कई लोगों ने देखा होगा, उनकी बोलती तस्वीरें देखी होगी। अगर कुछ नए लड़के, ये बिकी उकी की उम्र के लोग हैं, वो बेशक उनको चलते फिरते मिले ना हो, लेकिन उनकी बोलती तस्वीरें देखे हों। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी एक साधारण किसान परिवार के थे। उनके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे, ना ही किसी सभा के सदस्य थे, ना ही एमपी थे, न एमएलए थे। अगर वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आज हमारे ये सारे लोग, हमारे वीरेंद्र सिंह मस्त जी, हमारे और जो भी लोग इस टाइम है, भरत जी, रामगोविंद चौधरी जी, अंबिका जी, जो भी नारद जी, जो लोग बलिया के मंत्री तक बैठे हैं, आनंद स्वरूप शुक्ला, इनके किसी के पिताजी मंत्री नहीं थे। तो अगर ये यहाँ तक जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। हमें इस विषय पर चर्चा करना है, इसी विषय पर आपका मार्गदर्शन लेना है, इसी विषय पर जितनी अपनी समझ है, जितनी अपनी बुद्धि है, ये आपको बतानी है। मित्रों, आते हैं वर्तमान में। वर्तमान में एक बुरी हालात हुई है कोविड-19, जिसको हम लोग कोरोना महामारी, कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। हम लोग नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने वाले लोग हैं, निराशा में आशा के संचार करने वाले लोग हैं, और चाहते हैं कि आशा की किरण कहाँ से दिखे, किस तरह से दिखे, कहाँ आशा का एक किरण दिख रहा हो। एक एग्जाम्पल है, छोटा सा आपको बता दो, मोटिवेशनल है। एक राजा ने एक आदमी को समुद्र नदी में रात भर खड़ा होने की सजा दे दी। ठंडी -डिग्री टेम्परेचर था। बोला यार तुमने महारानी को देख लिया है, अब तुम नदी में जाड़े में खड़ा रहो। रात भर वो खड़ा रहा। सवेरे देखा गया कि मर गया होगा, तो वो जिंदा था। तो राजा बोला जरा भाई तुम इतनी ठंडी पानी में जी कैसे गए। तो बोला सर मुझे गर्मी मिल रही थी, जो आपके छत पे जो चिराग जल रहा था ना, मैं उससे रोशनी ले रहा था। राजा उसको गले लगाए। इसको बोलते हैं आशावान। कितना दूर उनका घर, दूर चिराग जल रहा है और वो महसूस कर रहा है कि उस चिराग से मैं रोशनी ले रहा हूं और मुझे ठंडी नहीं लग रही है। इंसान को उसी प्रवृत्ति का होना चाहिए। आप में निराशा घेरेगा, निराशा आपको परेशान करेगा, लेकिन उसमें आप कितना पॉजिटिविटी लेते हैं, कितना सार्थक निर्णय लेते हैं, ये आपके हाथ में। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हमारे कई लोगों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद जैसे जगहों से भाग के आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा, कितनों को पैदल आना पड़ा, कितनों को बसों में किस स्थिति में आना पड़ा। उस पर चर्चा करूंगा तो राजनीतिक हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि राजनीतिक टीका टिप्पणी से अलग अपना उद्बोधन रखूं। आना पड़ा। अब मान लीजिए कि
मैं हूँ, मुझे गांव जाना पड़ा। मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मेरे पास उस जमाने का कंप्यूटर का डिप्लोमा है, जिसको लोग कंप्यूटर कहते भी नहीं थे, कंप्यूटर जानते भी नहीं थे। मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंट कंपनियों का सलाह देता हूँ, तरह तरह के कंपनियों का काम का अनुभव है मुझे। कुछ आइसक्रीम बनाती है, तो कोई जूता बनाता है, तो कोई कपड़ा बनाता है, तो कोई सिलाई मशीन बनाता है, मतलब है। तो मेरे पास हर तरह के कंपनियों का अनुभव है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं बलिया में जाऊं तो कुछ ऐसे लोगों को खोजूं जिनके पास लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपया हो। मैं उनसे आग्रह करूं कि भाई देखो, मेरे पास ना अनुभव है कि मैं आपको जूते की कंपनी चला के दे सकता हूं। मैं आपको सिलाई मशीन में सिविल सिलाई का काम का मॉनिटर कर सकता हूं, क्योंकि बीइंग ए मैनेजर मैंने इन लोगों को मैनेज किया हुआ है। तो आप कितना लगाएंगे? कोई आएगा 2 लाख लगा खर्चा करे, 5 लाख खर्चा करे वाला, कोई 50 लाख। बलिया में तो करोड़ों वाले लोग हैं। तो हम उनको उन हालातों में उस तरह के उद्योग धंधा लगा करके उन लोगों को रोजगार देने का प्रयास करें। हमारा दीपक सुन रहे हैं, वकील है, लीगल एडवाइजर है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और बहुत बढ़िया समझसेवी है। अब मान लो दीपक जाते हैं मजबूरी में बलिया, तो दीपक कह सकते हैं कि देखिए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के काम का अनुभव है, एक काम करते, एक पूल बनाते हैं युवा वकीलों का, और वो जो लोग आए हैं, किसी को कंपनी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, किसी के ऊपर हो सकता है विकास करे, तो कोई आदमी गलत FIR करे, उन लोगों की करने की जरूरत पड़ेगी, तो उन लोगों को मदद देंगे हम कानूनी सलाहकार में। चूंकि हम वकील हैं, बिक्की है हमारा, बिक्की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर का काम करता है। बिक्की कह गया कि देखो मैं सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, 10-20 लोगों को कंप्यूटर का ट्रेनिंग दे सकता हूँ, और जो लोग वहां से गए हुए हैं उनको ट्रेनिंग दे करके लोकल स्तर पर कंपनी की शुरुआत करें। कई आदमी बढ़िया बेलदार गया हुआ है, कई आदमी बढ़िया प्लम्बर गया हुआ है। मैंने अपने एक बार संबोधन में कहा था कि मेरे घर में पानी की टंकी लगानी पड़ी तो छपरा से मिस्त्री बुलाना पड़ा। वो ऐसा है जैसे कोई मंत्री आ रहा हो, और टंकी तो बलिया उलिया में थी ही नहीं, तो बहुत दूर से टंकी मंगाना पड़ा। टंकी को टाइट करने वाला कैसे खुलेगा, क्या इस्तेमाल होगा, इसकी ज्ञान नहीं थी। दिल्ली से जो गए हुए हैं वो बहुत बढ़िया बेलदार है, बहुत बढ़िया राजमिस्त्री है। मेरे घर में टाइल लगे, पता नहीं चलता 2 टाइल जुड़ी कहाँ से, और मेरे गांव में टाइल लगा तो ऐसे पता जैसे छिपरी दीवार पर छिपी गई हो। दोनों में बड़ा अंतर था। इन लोगों को मैं कहाँ समायोजित कर सकते हैं, इन सब विषयों पर विचार करके किया जा सकता है। इन सब लोगों को ग्राम प्रधानों को ये ड्यूटी दिया जाए कि आप इन लोगों को ढूंढें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है। कहाँ है राजू भाई ने कुछ मेरे को मार्गदर्शन दिया है। मैं चाहता हूँ राजू भाई पहले PF में अफसर थे और अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कमिश्नर है, तो आपका मार्गदर्शन मेरे लिए बड़ा कामयाब होगा। मैं चाहता हूँ राजू भाई को मैं तो प्रणाम करूँ। राजू भाई गया के रहने वाले हैं, मेरे भाई हैं, और मेरे पर इनका बड़ा कृपा रहता है। अभी आप मुंबई में रहते हैं। राजू भाई ने लिखा है कि हमारी भविष्यवाणी है भाई जी की एक दिन आप पे ये देश गर्व करेगा, आप जैसे इन सभी इंसान। आज मैंने राजू भाई, क्योंकि मैं आपका भाई हूं इसलिए आप कह रहे हैं, ये आपका वो प्यार बोल रहा है जो आपके प्रति है। दीपक चौबे रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं। अब मान लो दीपक चौबे को कोविड की वजह से बलिया भागना, तो दीपक चौबे ये कह सकते हैं कि भाई देखिए मेरे पास कई चैनलों का अनुभव है। आप बहुत बढ़िया कैमरामैन थे पहले, मतलब दीपक चौबे ऐसे हैं जो कैमरा के आगे और कैमरा के पीछे का काम का अनुभव है इनके पास। मतलब दीपक चौबे अकेले कैमरा भी संभाल सकते हैं और माइक भी संभाल सकते हैं। तो ये इन युवाओं को कहेंगे कि देखियो मैं कैमरा के आगे और पीछे दोनों काम किया हूँ, रिपब्लिक भारत जैसे रिपोर्टेड चैनल हूँ, आप लोगों को रिपोर्टिंग करने की ट्रेनिंग दे सकता हूँ, कैमरा संभालने का तरीका बता सकता हूँ। मतलब जो जहां पे है उसी में अपनी सेवा देने का प्रयास करें, ताकि उन लोगों को वापस उस नरकीय जीवन में ना आनी पड़े। दूसरी बात, एक बार इन कामों को यही विराम देते हैं, दूसरा बात करते हैं। मित्रों आपको पता है हमने 1952 में मुरली मनोहर श्रीवास्तव जैसा महान क्रांतिकारी को सांसद बनाया, हमने श्रद्धेय चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया, हमने भरत सिंह को सांसद बनाया, जगन्नाथ चौधरी जी को बनाया, हमने वीरेंद्र सिंह मस्त जी को बनाया। बलिया में ऐसे ऐसे विभूति इस कार्यक्रम बलिया के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि आज तक रसड़ा का कताई मिल खोलने के विषय में कोई नहीं सोचा। मतलब ये बड़ा शर्म की बात है, और मैं बड़ा दुखी मन से अपने जनप्रतिनिधियों को अपना भारी रोष प्रकट करता हूं, और आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप भी अपना विरोध प्रदर्शन करें।
क्योंकि एक अकेले राकेश परमार के विरोध करने से, एक अकेले राकेश परमार के चिनाले का कोई मतलब नहीं होता जब तक उसमें आपका समर्थन न मिले, जब तक उसमें आपका आशीर्वाद न मिले। क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान है। अगर हमारे जनप्रतिनिधियों को लगेगा कि रसड़ा का चीनी मिल, रसड़ा का स्पिनिंग मिल एक राजनीतिक मुद्दा है, अगर हम उसको नहीं खोल पाएंगे तो अगले बार जमानत जब्त हो जाएगी, उनको ये जिस दिन भरोसा हो जाएगा, विश्वास करिए फार्म वो बाद में भरेंगे, कारखाना आपका पहले खुल जाएगा। आपको पता है अगर रसड़ा का स्पिनिंग मिल खुल जाता है तो मैं समझ रहा हूं कि 5-7 हजार आदमी का डायरेक्ट और इतने ही आदमी का इनडायरेक्ट रोजगार वहां मिल जाएगा। उसी तरह से अगर चीनी मिल खुल जाता है तो कितने लोगों का रोजगार मिलेगा वो बात का बात है। हमारे किसानों का पश्चिमी बलिया में हमारा बहुत गन्ना होता है, हालांकि मेरे यहाँ तो अब कोई शौकिया तौर पर गन्ना बोता है, लेकिन पश्चिमी बलिया में गन्ना बहुत होता है क्योंकि हम लोगों की रिश्तेदारियां पश्चिमी बलिया में, तो वहाँ से गुड़ आता था, खाड़ आता था, गन्ने का रस आता था रिश्तेदारी में, तो वहाँ होता है। उन लोगों को दूर गन्ना लेकर के जाने की जरूरत नहीं, उनका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, उनका समय बचेगा और अपने घर में उनका गन्ना इस्तेमाल हो जाएगा अगर वो गन्ने की कंपनी खोलेगा। दूसरा, आजकल सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत है पर्यटन। आपको पता है, आपको नैनीताल का झील याद है, आपको कश्मीर का झील याद है, आपको बलिया के सुरहा ताल का झील याद नहीं है। सुरहा ताल को अगर विकसित किया जाए तो मैं समझता हूं कि उसका अगर सर्वांगिक विकास हो जाए, बढ़िया से विकास हो जाए, नरेंद्र मोदी जैसा कामयाब प्रधानमंत्री का नजर अगर उस पर पड़ जाए। नहीं, नीरज शेखर को मैं भूला नहीं हूं, मैं एक्चुअली कहा जब सरदेव चंद्रशेखर जी का नाम ले तो नीरज शेखर उसी में समाहित हो गए, क्योंकि नीरज शेखर सरदेव चंद्रशेखर जी के परछाई है। नीरज शेखर अब अगर चुनाव जीतेंगे तो अपने लिए जीतेंगे, सरदेव चंद्रशेखर जी को कह लेने के बाद नीरज शेखर के कहने का कोई मतलब नहीं रहा। अब जैसे मान लो रिपब्लिक की बात हो और मैं अर्णव गोस्वामी को बोल दूं तो फिर उसमें फिर दीपक चौबे का बात खत्म हो जाएगी। मैं अगर पत्रकारों की बात करूं कि मैं रिपब्लिक की बात कर रहा हूं अर्णव गोस्वामी, अर्णव कह दिया तो उसमें दीपक चौबे आ गए, क्योंकि रिपब्लिक भारत का ही अंग है दीपक चौबे। उसी तरह से नीरज शेखर सरदेव चंद्रशेखर के ही अंग है। अगर मैंने सरदेव चंद्रशेखर जी का नाम ले लिया, नीरज शेखर उसी में आ गए। नीरज शेखर का अलग से कोट करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रजेश सिंह जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूं लोगों की पर जो लोग प्रश्न करते जाएंगे उनका उत्तर देता जाऊंगा, बीच में वाली बात रखूंगा। एक तो मैं ब्रजेश सिंह जी को नमस्कार बोल रहा हूं। ब्रजेश ने लिखा कि बलिया साहित्यों का भी उल्लेख करना उचित होगा, जैसे परशुराम चतुर्वेदी और हजार। ब्रजेश जी मैं आपको नमस्कार बोल रहा हूं। मैंने अपने शुरुआत में इन सब महर्षियों का नाम लेकर के प्रणाम कर चुका हूं। केदारनाथ सिंह जी, सब लोगों का नाम लेकर मैं प्रणाम कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि इसको आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बलिया साहित्य का खान है, ऐसे ऐसे महर्षि आए हैं जिनका बिना नाम लिए रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने नाम ले लिया है, दोबारा से आपके माध्यम से उन सब अपने साहित्य में, राजनीति में, खेल में, प्रशासनिक अधिकारी में, अभी केदारनाथ सिंह जी के बेटा सुनील है, अभी दिल्ली सरकार में है, डीके सिंह जी है, दिल्ली पुलिस का सबसे ऊंचा कुर्सी पर बैठने वाला आदमी बलिया का है, उन सब लोगों को मैंने बोल दिया है। अमित एक युवा होनहार लड़का है और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। तो अमित ने लिखा, मैं चाहता हूं, अमित मेरे छोटे भाई अमित ने लिखा है कि एक चीनी मिल थी चंद्रशेखर जी के जाते ही बंद हो गई है, किसान हासिल। मैं उसी की बात अमित मैंने बोल दिया है। असल में क्या था कि जब सरदेव चंद्रशेखर जी थे तो उन्होंने सुराहा ताल के विकास के लिए एक फंड दिया, बलिया में एक सबसे बड़ा फव्वारा लगाया, बहुत ऊंचा फव्वारा। सरदेव चंद्रशेखर जी की तबीयत खराब हुई और उसका तबीयत खराब हो गया, फव्वारा बंद है, अब वो बिल्कुल जंग खा गया, अब वो स्टार्ट करने में भी चालू नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर सरदेव चंद्रशेखर जी के अब इतिहास है, वर्तमान नीरज शेखर और वीरेंद्र सिंह मस्त है, उन लोगों को इतिहास कहा जाता है कि इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को, तो उन लोगों को अपने काम से कहना चाहिए, नीरज शेखर को ये कहना चाहिए कि मैं सरदेव चंद्रशेखर का बेटा हूं और सरदेव चंद्रशेखर जी का बेटा का मैं फर्ज कर रहा हूं कि मैं चंद्रशेखर जी ने एक फव्वारा लगाया था, मैं 3 लगा रहा हूं। तब न होगा कि नीरज शेखर सरदेव चंद्रशेखर जी के इतिहास का अंग है, उनके अंग है, नहीं तो फिर तो सरदेव चंद्रशेखर जी ही नाम आगे रहेगा। मैं चाहता हूं सरदेव चंद्रशेखर जी का नाम, हर पिता का फर्ज होता है कि वो अपने बाप, अपने बेटे के नाम से जाना जाए कि मैं नीरज शेखर का बाप हूं। नीरज शेखर इतना बड़ा काम करे कि सरदेव चंद्रशेखर स्वर्ग में से कहे कि हाँ मैं इसका पिता हूं। ये नीरज शेखर के लिए बधाई का बात होगा, नीरज शेखर के लिए शान का बात होगा।
इसमें दीपक चौबे ने मुझे मार्गदर्शन किया। मैं चाहता हूँ दीपक चौबे बात करें। दीपक जी करके तो आप और हम मिलकर सुराहा ताल के बारे में सोचते हैं और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से मिलते हैं और कहते हैं कि इस पर आगे दीपक चौबे जी, आप और हम क्यों, बिल्कुल मिल सकते हैं। हम भी बलिया के नागरिक हैं और बलिया विकास में अगर हमारा भी कोई योगदान है, आपका भी योगदान है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि के ही जी में काम हो, कोई जरूरी नहीं है कि सारा काम वीरेंद्र सिंह मस्त ही करें। ऐसा नहीं। देखिए, बलिया में तो जनप्रतिनिधियों का इतिहास पर आपने जनप्रतिनिधि का नाम है तो एक बार आपको बता देता हूँ। बलिया का आप पहले फिर से एक बार इतिहास में चलते हैं। बलिया का मित्रों, 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मर्जी के विरुद्ध अपने आदमी को जिताने के लिए हमने मुरली मनोहर श्रीवास्तव को जिताया। बलिया का ये नौजवान ब्राह्मण जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, फूलपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चुनाव क्षेत्र था, वहाँ से जीत कर वो प्रधानमंत्री बने थे। जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने उनके पंडित विजय लक्ष्मी पंडित को, उनका अपनी बहन को, उनका बहन का प्रभाव इतना होता था, जैसे कांग्रेस परिवार में तो हमेशा से भाई का, बहन का, बच्चों का प्रभाव रहा है। परम श्रद्धेय इंदिरा जी के जमाने में संजय जी का प्रभाव बहुत माना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में विजय पंडित जी का बड़ा नाम था। तो कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिंपैथी वोट को कैप्चर करने के लिए, अच्छा हाँ 70 साल, हाँ 70 साल के नीचे आते हैं, हाँ ठीक है अमित आपने ठीक कहा, के लिए विजय पंडित को दिया फूलपुर से। बलिया का एक नौजवान जा करके उनको वहां हराया। बलिया के थे, इलाहाबाद में, फूलपुर में जा करके उनको हरा दिए। तब से उनको छोटे लोहिया को उपाधि हासिल की गई। तो मतलब बलिया के लोग बलिया में नहीं, बाहर भी जाकर अपना डंका बजाएं। अभी के वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी, वीरेंद्र सिंह मस्त भदोही के सांसद थे, भदोही में उन्होंने डंका पीटा था, बलिया का नाम भदोही में जाकर के रोशन किया था। तो कोई जो नहीं कि दीपक चौबे प्रहलाद जी के यहाँ जाकर के ना कहे या राकेश परमार प्रहलाद पटेल का ना कहे, ऐसा हो नहीं सकता। अमित कुंवर रघुवंश का नमस्कार भैया, केवल जिले की बूथ भविष्य पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका ठीक है। एक बार मैं अमित की बात पढ़ लूँ। सुराहा ताल हो या विश्वविद्यालय खोलने की जगह का चुनाव क्या जबरदस्त तलाश था जो वहां बन लगा है। आगे देश में बहुत बड़े विश्वविद्यालय की जगह भी काफी पड़ जाता है। ये वो पेड़ और वन क्या तलाश था। अमित, मेरा यही कहना था कि सुराहा ताल के विकास बलिया के पर्यटन में 4 चांद लगाएगा। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की परिकल्पना नहीं थी। यही तो मैं वर्तमान जनप्रतिनिधियों को कह रहा हूँ कि श्रद्धेय चंद्रशेखर जी इतिहास थे, आप वर्तमान हैं। इतिहास वर्तमान को देखने के लिए होता कि वर्तमान अपने इतिहास और अपनी से इतराए और कहे कि वो कहाँ थे और हम कहाँ हैं। तो आप वहाँ अपने आप को पहुँचाइए। आज के जनप्रतिनिधियों को चाहिए था कि श्रद्धेय चंद्रशेखर जी सुराहा ताल के विकास किया था। सुराहा ताल ही क्यों, वो 1-2 ताल और जाकर के विकसित किया जाए, तब जाकर के होगा कि आप श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के पीढ़ी के अगले वारिस हैं। नहीं तो फिर आप क्या कहो, इन शब्दों का मैं उचित नहीं मानता। नहीं तो एक काम और हो सकता है। आपको पता है हिंदू धर्मशास्त्र में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब शादी में सिंदूर दान ही है। उस पर बड़ा बढ़िया गाना था, एक चिटकी सिंदूर से बनल संसार हमरा से, हम है सिनरवा जमनेला संसार हमरा से। मैं गाना गा करके आप पर अत्याचार नहीं कहूँगा, एक शब्द है, बड़ा बढ़िया गाना है कि एक चुटकी सिंदूर के खातिर, मतलब वो गाना है। तो सिन्होरा हमारे बलिया में बनता है, देश दुनिया में उसका सप्लाई है। आज वो उपेक्षा का शिकार है। कोई भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी उस विषय में ध्यान नहीं दे रहा है। आज चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बन के खड़ा है, इमारत है। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में फैकल्टी बढ़ाने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में शोध संस्थाओं की बढ़ाने की जरूरत है। उसमें और काम बढ़ाने की जरूरत है ताकि वहां पर उस विश्वविद्यालय बीएचयू के स्तर का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग का हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अलग का हो, यादवपुर यूनिवर्सिटी के मुकाबले का हो, जेएनयू यूनिवर्सिटी के मुकाबले का हो। जब आप उसको उस मुकाम तक देखिए, जब पहली बार जेएनयू बना होगा तो भी एक ऐसी छोटा सा कमरा ही होगा। जब पहली बार बीएचयू बना होगा तो 10-20 कमरे का एक ढांचा ही होगा। जब पहली बार यादवपुर यूनिवर्सिटी बनी होगी तो ऐसे हर बच्चा पहले जन्म लेता है तो लंगड़ाता है, लुढ़काता है, दौड़ता है, फिर जाकर के मुकाम हासिल करता है। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय भी अगर आप उसको बीएचयू का स्तर का करना चाहते हैं, डीयू का स्तर का करना चाहते हैं, जेएनयू का स्तर का करना चाहते हैं, तो आपको उसके विकास के लिए वही एफर्ट करना पड़ेगा जो मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू को करने के लिए किया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेएनयू को करने के लिए किया था, जो और लोगों ने उनको अपनी सर्वोच्च दिया उनको बढ़ाने के लिए। लेकिन ये कैसे होगा?
हम लोगों को अपने सरकारों पर या अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाना पड़ेगा। एक अकेला मेरे देखिए बलिया का सर्वाधिक प्रतिष्ठित चैनल है बलिया हब। बलिया हब मतलब बलिया का अधिकृत चैनल है, ये बलिया का सर्वाधिक देखे जाने वाले चैनल है। लेकिन फर्क है कि जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर है, वो सब लोग, हजारों लाखों लोग इस पर हैं, उन सब लोगों की जिम्मेवारी है कि वो लोग मेरी आवाज को अपना आवाज बनाए। वो कहे कि मुझे सुराहा ताल का विकास चाहिए, बना मैं वोट नहीं दूंगा। मुझे रसड़ा का चीनी मिल और रसड़ा का स्पिनिंग मिल को खुला होना चाहिए, बना मैं वोट नहीं दूंगा। मैं बलिया के सड़कों की स्थिति बहुत बढ़िया मांगता हूं, या नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा। जब आप ये बात करेंगे तभी जनप्रतिनिधि आपसे खौफ खाएंगे, नहीं तो उनको पता है कि मैंने तो उनको आपस में लड़वा दिया है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। जनप्रतिनिधियों के योगदान को आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उन पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि वो भोजपुरी में कहा था कि जबले बबुआ रोए ना तबले माई पियावे ना, माई दूध भी ना पिया जबले बबुआ रोए ना। तो आपको रोना पड़ेगा, आपको मांग करनी पड़ेगी। अमित ने रघुवंश सिंह ने कि समय की सीमा नहीं है, बोलते रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अमित लिख रहे कि बात सिर्फ बलिया के दुर्दिन जैसे हर वर्ष बाढ़ नाश होता है, उसके लिए क्या करा जा सकता है, उस पर विचार दें। सबसे तो पहले ईमानदारी से बांध का निर्माण करवाया जाए, पहला प्राथमिकता। बांध बनवाने में जनप्रतिनिधि फोटो खिंचवाने से ज्यादा उसके गुणवत्ता पर ध्यान दे, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता क्या है कि ये प्राकृतिक प्रकोप है, उसको कैसे रोका जाए, ये एक इंजीनियरिंग का विषय है। इसको कोशिश किया जा सकता है। अमित तुम बहुत छोटे हो, हम लोग जब बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमारे गांव में बाढ़ आ जाता था, लेकिन बिरला बांध बना जब जयप्रकाश नगर वाला, तब से बाढ़ नहीं आता और हम 3-4 फसल काट रहे हैं। तो ये बातें उस वक्त की जा सकती हैं। बलिया के बांध की मजबूती कराया जा सकता है। कुंवर अमित सिंह लिख रहे कि महाराज एवं सुरेंद्र सिंह ने ड्रेजिंग का कार्य शुरू कर दिया है, बाढ़ में लाखों लोगों को बचाया जा सकता है। महाराज और सुरेंद्र सिंह ने अमित सिंह देखिए, महाराज जी और सुरेंद्र सिंह बहुत बढ़िया काम करेंगे। लोग जनप्रतिनिधि हैं, इनके काम को इनके उसमें नापना चाहिए। हम जैसे लोग सिर्फ इसलिए हैं कि हम इन पर नकेल कसें, हमने इनको वोट दिया है। सुरेंद्र सिंह के वजह से हम लोग नहीं हैं, अमित, राकेश, ब्रजेश सिंह जी, सुरेंद्र सिंह वजह से, हमारे वजह से सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह एक साधारण टीचर थे, हमने उनको अपना मुखिया बनाया, तब जाकर को विधायक बने, तब वो महाराज जी से मिले। तो सुरेंद्र सिंह के कामों पर नजर रखना, सुरेंद्र सिंह को कामों की लिस्ट बताते रहना और उनके काम करने की बात के लिए उनको उत्प्रेरित करते रहना या दबाव देते रहना, ये हमारा काम है। सुरेंद्र सिंह बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसीलिए तो चुने गए हैं। अगर सुरेंद्र सिंह 24 घंटा काम करिए, उनका ड्यूटी है, बहुत बढ़िया बात है कि हमको सुरेंद्र सिंह मिले हैं, लेकिन सुरेंद्र सिंह बढ़िया काम करते रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है और ये भी हमको करते रहना चाहिए। श्री ब्रजेश सिंह जी ने मुझे लिखा है कि चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन लाना होगा, JNU टाइप नहीं। अभी इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप। ब्रजेश जी, मैंने यही कहा जो आपने लिखा है, मैं कह चुका हूं, तो मैं उसको दोबारा पढ़ूंगा तो टाइम खराब होगा आपका बहुत। मैंने ये बोला था कि चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में बढ़िया फैकल्टी की चाहिए। कुंवर अमित सिंह ने लिखा है कि सुराहा ताल एवं दह पर अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। अमित, ये तब होगा जब हमने जनप्रतिनिधियों को कहना है कि आप क्या डरते हैं कब्जा करने वाले को, कि कब्जा करने वाले में से अगर आप नाम डालेंगे ना तो उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी का लिंक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको जनप्रतिनिधि को कहना चाहिए कि आप कब्जा उब्जा की खेल तभी करेंगे ना जब आप जनप्रतिनिधि होंगे, आपकी कलई खुल जाएगी अगर हम सब लोग उस पर बोलना चालू कर देंगे। इसलिए आप विकास करिए, काम के और भी बहुत माध्यम है। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के जाने के बाद सुराहा ताल की स्थिति खराब हुई है, कोई नहीं उधर नजर में आया। इसके लिए हम सब लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालना पड़ेगा। वीरेंद्र बहादुर सिंह ने लिखा है कि नेताजी लोग चुनाव जीतकर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, चुनाव के पहले भी। वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, आप निर्मल सिंह जी कहाँ लिख रहे हैं? सुन रहा हूँ। हाँ भैया नमस्कार, सुन रहे हैं तो आप? वीरेंद्र बहादुर सिंह जी नमस्कार। आप लोगों को पता, वीरेंद्र बहादुर सिंह जी जिला भोजपुर के बबुरा गांव का रहने वाले हैं और बबुरा का बलिया से बड़ा संबंध है, मेरा तो खासकर निजी संबंध है। वीरेंद्र बहादुर सिंह जी ने जो मुद्दा रखा है वो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, वो सभी जनप्रतिनिधियों का हाल है और ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। लेकिन
मेरा मुद्दा आज दूसरा है। मैं सिर्फ इसी पर रो कि वो क्रिकेट के रंग बदले, फला रंग नहीं। मेरा मुद्दा, मैं फिर से एक बार वर्तमान पर आता हूँ। लड़कों ने 70 साल कहा है, मैं अभी 7 महीने के अंदर आता हूँ, 7 दिन के अंदर आता हूँ, 7 सप्ताह के अंदर आता हूँ। देखिए, व्हाट डू नॉट डू, आप क्या करें क्या ना करें। आप हर जगह देखा तो ये करें ये ना करें, तो क्या करें और क्या ना करें पर ये चर्चा होना, तब जाकर के बलिया कैसे करेगा इस पर विचार होगा। हमने मंगल पांडे जी, चीतू पांडे जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, सरदेव चंद्रशेखर जी, ये सब सुन लिया, देख लिया। बलिया की तो गुरु शुक्लाचार्य जी के जमाने से सुन लिया। वो सब आज की तारीख में नहीं है। ना तो आज सरदेव चंद्रशेखर जी है, ना लोकनायक जयप्रकाश जी है, ना मंगल पांडे जी है, ना कुंवर सिंह जी है, ना चित्तू पांडे जी है, ना तारकेश्वर जी है। विकास की जहां तक बात हो, प्राउड की जहां तक बात हो, एक बात और बता दूं बाबू वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, आप जान लीजिए, आप चूंकि बलिया के नहीं हैं, निर्मल भाई तो बलिया के, और लोग बलिया के हैं। बलिया जिला में मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में मेरे गांव का एक टोला है फकरूरा का टोला। गांव शोभा छपरा है, उसका एक टोला है, टोला फकरूरा है। 10-20 लोगों ने एक टोला बना लिया, मेरे गांव के लोग हैं, फकरूरा का टोला। फकरूरा के टोला में 3 संसद सदस्य है, छोटी 4 घर में 3 संसद सदस्य है। एक तो पिता और पुत्री, और दूसरा उनके पुरोहित वीरेंद्र जी, हम बच्चा बाबू के नाम से जानते हैं इनको। वीरेंद्र जी जो आपकी इसके पहले वाली सांसद मीना सिंह जी मेरी बहन लगती थी, और उसी आदरणीय रामेश्वर सिंह जी की बेटी थी, टोला फगुर राय की, मेरे गांव के। और उनके पिता रामेश्वर सिंह जी लोक दल के उपाध्यक्ष हुआ करते थे और राज्यसभा में सांसद हुआ करते थे। उसी के तारकेश्वर पांडे जी पहली बार के आंदोलन में 1942 के आंदोलन में सक्रिय राजनीति में थे। छात्र आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में था, लेकिन तब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद के सराउंडिंग में किया करते थे और इलाहाबाद में डंका बजाते थे। तारकेश्वर पांडे, रामेश्वर सिंह जी और मीना सिंह जी एक ही गांव के, 2 अगल बगल का घर है, 4 लोगों का घर है। मेरे ही गांव का टोला है, हमारा टोला फगुर राय कहलाता है, गांव का नाम शोभा छपरा है। लेकिन एक ही गांव में 3-3 संसद सदस्य देने के बाद भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन उससे रोना नहीं है, उसको रो करके हम क्या कहेंगे। वीरेंद्र सिंह ने लिखा, मैं चाहता हूँ पढ़ूं। मीना सिंह जी बहुत अच्छी लीडर थी, कर्ज करता है जमुना देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे, अब क्या करना चाहिए, हम इस विषय पर थोड़ी देर बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कोविड-19 से हमारे बहुत सारे मजदूर दिल्ली बलिया वहाँ से भाग के आए हैं। मुझे बड़ी खुशी है, मैं प्राउड करता हूँ, गर्व करता हूँ कि मैं बलिया का हूँ। कोविड-19 में से जो बाहर से लोग आए हैं, बलिया के लड़कों ने, बलिया के युवाओं ने उसे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पात, बिना किसी ऊंच नीच, बिना किसी उसके, जितनी समानता से उन लोगों का सम्मान किया, उनका केयर किया, उनके लिए व्यवस्था की, वो उसको देख करके मैं उन सारे बच्चों को नमन करता हूँ। हालांकि वो उम्र में मेरे से बड़े छोटे हैं, लेकिन उनका काम नमन के योग है, बधाई के योग है। उसके आगे क्या कहूँ। तब तक अमितेश सिंह रोशन ने कुछ मुझे लिखा, मैं चाहता हूँ पढ़ो। अमितेश सिंह ने कहा कि उनके चमचे विधायक जी के कार्य का श्रेय उनको दे रहे हैं। उनके चमचे, किनके चमचे अमितेश में? अच्छा, आपने कुंवर प्रताप को दिया है। मैं अमितेश जरा बढ़िया से लिखो तो मैं किनके चमचे में पढ़ूं। उनके चमचे से पता नहीं होगा, नाम लिखो तो मैं आपका बात का जवाब दे पाऊंगा। कुंवर प्रताप सिंह ने दोबारा लिखा है, उन्होंने वीरेंद्र बहादुर सिंह का रिप्लाई किया है कि लोकसभा चुनाव के पहले बलिया के कुछ नेता जो क्रिकेट को अंग्रेजों का खेल कहते थे, उस बलिया लोकसभा में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करते दिखे। अब वो लोग अंडरग्राउंड हैं। कुंवर प्रताप सिंह जी, हमें रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कमजोर होते हैं। शक्तिशाली अपने बल पर नेतृत्व परिवर्तन करते हैं, शक्तिशाली अपने बल पर लोगों को झुकाते हैं। शक्तिशाली, देखिए जनता का क्या काम है, हाथी को एक छोटी सी सरिया की आंकुश नियंत्रण करती है। इतनी बड़ी हाथी, इतनी शक्तिशाली को एक छोटा सा आंकुश नियंत्रण करता है। जनता का काम है वही आंकुश। आप बराबर हाथी के मस्तक पर लगाए रहिए कि देखिए आप इधर उधर जाएंगे, ये आंकुश मेरे हाथ में है, अगले बार आप बाहर हैं। जिस दिन उनको अमितेश सिंह ने लिखा है महजी के शब्द, ऐसे अमितेश, पहले आप स्पष्ट हो जाइए। आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी और आदरणीय मस्त जी, दोनों लोग बलिया के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जनता जनार्दन को आप चमचा कहेंगे तो ये आपके संस्कार को प्रभावित करेगा। आप बहुत बड़े लड़का अमितेश, मैं आपको जानता हूँ,
खूब बढ़िया से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सुरेंद्र सिंह को आप तब से जानते थे, मतलब आपके पिताजी जानते थे कि जब वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। अमितेश, मैं ये जानता हूँ, ये सब बातें जानता हूँ। आपको शायद ये पता नहीं है कि मैं सुरेंद्र सिंह को कितना नजदीक से जानता हूँ। मतलब आप पहले जान लीजिए कि सुरेंद्र सिंह को मैं कितना नजदीक से जानता हूँ। ये यहाँ पर डिस्प्ले करने की जरूरत है, ये यहाँ पर चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों के फॉलोअर होते हैं, चमचा शब्द थोड़ा आपके स्तर के शब्द नहीं। आप ये कहिए कि मस्त जी के फॉलोअर उनके काम का आलोचना करते हैं और सुरेंद्र सिंह जी का फॉलोअर उनके काम का आलोचना करते हैं। ये लोकतंत्र में होता है। भाई कांग्रेस के फॉलोअर मोदी जी का आलोचना करते हैं, मोदी जी के फॉलोअर सोनिया जी का आलोचना करते हैं। ये तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें कौन सा बात है? इसमें तो कोई का नहीं। मैं मान लो मैं मोदी का फॉलोअर हूं तो मैं सोनिया जी का आलोचना करूंगा, और अगर मैं सोनिया जी का फॉलोअर हूं तो मोदी जी का आलोचना करूंगा, या अगर मैं तटस्थ हूं तो दोनों लोगों की तारीफ करूंगा, दोनों लोगों की आलोचना करूंगा। ये बात है। खैर, आज बलिया पर बात है, कौन किसका चमचा, इस पर बात नहीं है। बलिया के विकास में एक कंक्रीट सुझाव दीजिए, मैं आपका सम्मान से आपकी बात करूंगा। अमित मेरे नाती हैं, मेरे गाँव के हैं, और इलाहाबाद कांग्रेस में महासचिव है, शहर कांग्रेस के। बड़ा होनहार लड़का है। आपने लिखा कि चाचा जी NH-31 पर बिल्कुल अमित, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि NH-31 हो, सुरहा ताल हो, रसड़ा कताई मिल हो, इन सब लोगों पर आप लोगों को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी और जनप्रतिनिधियों को झुकाना पड़ेगा। खैर, मेरा मुद्दा आज ये नहीं है। पहले कुछ लोगों को रिप्लाई पढ़ो। अमित ने लिखा है, अमित लिख रहे कि ये दो नेता लाइमलाइट में रहने के लिए बड़े बोल बोलते हैं, एक ओम प्रकाश और एक सुरेंद्र सिंह। खैर, दोनों जनप्रतिनिधि है, मेरे दिल में दोनों लोगों का सम्मान है। लाइमलाइट तो राजनीति का काम है, ये आपका मामला है। कमेंट डिलीट होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अमित लिखे स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क का हाल खराब है। अमित, मेरे नज़र में पूरा बलिया जिला का हाल खराब है। आप सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा की बात क्या कर रहे हैं? सामाजिक ताने बाने का हाल ठीक है, आपसी भाईचारे का हाल ठीक है, जातीय समरसता के हाल ठीक है, धार्मिक समरसता के हाल ठीक है, बैरिया और बांसडी का हाल ठीक है, शोभा छपरा और करण छपरा का हाल ठीक है, रसड़ा और रत्सड़ का हाल ठीक है। ठीक है कहीं नहीं है, ठीक करना आपका काम है। देखिए, आप सोचेंगे दूसरा ठीक करेगा, ये मुद्दा ही नहीं। खैर, मेरा मुद्दा ये नहीं। आप लोग ये ऐसा क्या करा जाए पर चर्चा करें तो बड़ा बढ़िया होगा। सार्थक जैसा मैं कहने वाला हूं, अब 2-4 मिनट तक अगर कोई आदमी क्या काम हो करेगा तब जाकर के होगा। इस विषय पर मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मित्रों, कोविड-19 में आप सब लोगों की अभी से हाथ जोड़ के जिम्मेवारी दे रहा हूं। उम्र में बड़ा हूं मैं, कुंवर अमित सिंह से, अभिषेक से, मेरा अपने अमित सिंह परमार से, मेरा अमित सिंह से, इन सब लोगों से उम्र में बड़ा हूं। कई लोगों के पद और नाते में भी बड़ा हूं। लेकिन ये जो लोगों का नाम लिया, इनमें से किसी का उम्र 50 वर्ष नहीं है। तो ये बड़े उम्र के नाते आदेश माने, रिक्वेस्ट माने, अनुरोध माने या प्रार्थना माने, जो शब्द आपको अच्छा लगे, एक मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सब लोग, आपको वीरेंद्र सिंह का नहीं जाना है, सुरेंद्र सिंह का नहीं जाना है, नरेंद्र मोदी और जोगी जी का नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। आपको आपके ग्राम प्रधान के यहाँ जाना है। ग्राम प्रधान को आपको कहना है कि भाई सुनिए प्रधान जी, आप एक जिम्मेवारी दी जाती है कि आप जो लोग बाहर से आए हैं उनका एक डाटा तैयार करो। आप व्यक्तिगत पूछो, क्योंकि कई लोग ना झूठ बोल के बॉर्डर पार कर चुके हैं। ये मैं इसलिए जानता हूं कि मेरा भाई बलिया स्टेशन पर ड्यूटी करता है। वो बता रहा था कि भैया, वो आधा तक कहता ना मैं मजदूर हूं। अब मैं जब वो कहा कि मैं कोई निजी जानता हूं, हमारे गांव का है, तो मैं अबे तू तो सुपरवाइजर था, मजदूर कैसे हो गया? तो उसका कहने का मतलब मन में थोड़ी थी नहीं कि अगर मजदूर कहूंगा ना तो जोगी जी मजदूरों को कुछ पैसा देने वाले हैं, मोदी जी पैसा, तो मेरे को पैसा मिल जाएगा। अगर मैं मैनेजर बता दूंगा पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कई लोग झूठ बोल के आए हैं। इन सब बातों के लिए आपको आपके प्रधान जी की जिम्मेवारी बनती है। आप सब लोग, मैं फिर से एक बार अमित सिंह परमार की बात करता हूं, कुंवर अमित सिंह की बात करता हूं, अभिषेक सिंह तोमर की बात करता हूं, रघुवंश की बात करता हूं, आदरणीय बड़े भाई निर्मल सिंह से तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। वैसे आप एक इसमें निर्मल सिंह जी के विषय में आप लोगों को बता दूं कि निर्मल सिंह जी एक ऐसे आदमी जिनका तीनों जिला में प्रभाव है। बलिया जिला का इनका जन्म स्थल है, बलिया के रहने वाले हैं, बक्सर में रहते हैं और आरा में निवास है। दिल्ली में वीरकुंवर सिंह नाम का संस्था चलाते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में अपना डंका बजाया है, भारत के पार्लियामेंट के जीबी मौलांकर हाल में कार्यक्रम किया है। ऐसे आदमी की प्रभाव है कि प्रधान को बुला करके कहेंगे, क्या कहेंगे वो मैं बता रहा हूं।
अमित से अनुरोध है, अभिषेक से अनुरोध है, आप सबों से, आपको प्रधान जी को बुलाना है। बच्चा बाबू आपको भी, ये सिर्फ बलिया की नहीं बात, आपके लिए भी आप सुन रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रधान जी को कहना है जा करके आदर से जाइए, प्रधान जी ये में से मैक्सिमम लोग झूठ बोल करके आए हैं, आप उनके यहाँ जाइए, बोलिए भाई सुन राकेश परमार, तू बलिया से आया, दिल्ली से आया है, तू असल में करता क्या था? टीवी पर तो तू बोलता था कि मैं कारपोरेट कंसल्टेंट कलेक्टर हूँ, IAS हूँ, असल में तू क्या था बता, ईमानदारी से बता, तेरे स्तर की मैं काम ढूंढूंगा। अब मैं देखूंगा कि भाई भूखमरी बलिया में तो मैं बेलदारी करता था, दिल्ली में ईंट गारा उठाता था। अच्छा है कि इनको बता दो, मैं बोलूंगा प्रधान जी मैं ईंटें उठाने का काम करता था, बेलदारी करता था सड़क पर। प्रधान जी मेरे को लिखेंगे राकेश परमार बेलदार। फिर पूछेंगे राकेश परमार तू क्या करता था? जी मैं सुपरवाइजर था, मैनेजर था, चुप। वो एक बैंक बनाएंगे। उसके बाद प्रधान जी को पता है कि गांव में कैसा कौन सा आदमी है जिसका 10 रुपया 100 रुपया है, वो बेमतलब सूद पर चलाते रहते हैं, बैंक में जमा कर रखे हैं, खेत बेच कर रखे हुए हैं, या कुछ फंडिंग का व्यवस्था कर सकते हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि मान लेके आए कि राकेश परमार तुम दिल्ली से आए हो, 10-20 लाख रुपया तो तुम्हारे पास होगा ही। मैं बोला हाँ जी है, 10-20 लाख की तो कोई बात नहीं है। तो एक काम करो, मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, उसमें से 20 आदमी तो बड़ा बढ़िया कारपेंटरी का काम करते थे दिल्ली में, 20 आदमी ना कपड़ा के छपाई में बहुत बढ़िया काम करते थे, 10-15 आदमी ना सिलाई मशीन में बहुत बढ़िया काम करते थे, कुछ आदमी कंप्यूटर में बढ़िया काम करते थे। इन सबको समूहित करके हम एक छोटा सा उद्योग चालू कर रहे हैं। फलाना चाचा के घर में ना कोई नहीं, जैसे मैं अपना एग्जांपल, मेरा शोभा छपरा वाला घर खाली है क्योंकि हम 2 भाई दिल्ली में रहते हैं, मेरा बरजेश बलिया में रहता है। शोभा छपरा के घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं, मैं अपने पड़ोसियों से नियोजन करते हुए दिया जला दूं। अगर उस घर में कोई छोटा उद्योग चल सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुझे भाड़ा नहीं चाहिए, और हमारे जैसे कई लोग हैं जिनको भाड़ा नहीं चाहिए, उनको तो इस बात की खुशी है कि दिया जलता रहेगा, वास्तु दोष दूर रहेगा। फिर मेरे घर में जो काम होगा, 10-20 सिलाई मशीन लग सकती है, जूता सिलने का मशीन बन सकता है। आपको मालूम है दिल्ली में कई लोग जूता कंपनियों में काम करते हैं, छोटे छोटे मशीनों से जूता बन जाते हैं, क्योंकि मैं कई कंपनियों का सलाहकार हूँ। देखता हूँ कि मेरा 10x15 का, ये मेरा 15x20 का कमरा है, इतने कमरे में 2 मशीनें लग जाती हैं, जूता एक ओपनर डालेगा और एक स्लीपर डालेगा, 2 मशीनें, 5-7 लाख रुपया खर्चा है और फटाफट जूता बनने का काम चालू। इन लोगों का एक बैंक बनाया जाए ग्रामीण स्तर पर, और प्रधान जी को पता है कि राकेश परमार के घर में कोई नहीं, ताला बंद है, वो हमारे बरजेश को फोन करके, बरजेश देखो तुम्हारे घर का इस्तेमाल की जरूरत है भाई, हमको चाबी दे दो, हमारा जो भी कुछ सर सामान होगा वो एक कमरे में लॉक कर देंगे, पूरा कमरा खाली है, आप उसमें सिलाई मशीन लगाइए, जूता साटने का मशीन लगाइए, कंप्यूटर लगाइए, जो कुछ लगा सकते, छोटे छोटे बल्ब बनाने का काम है जिसका उपयोग हो सके। कई लोग जाल बनाने का काम करते हैं, छोटे अड्डा का काम, आप लोग को पता है, ये जो हमारी माताएं बहनें साड़ी सूट पहनती, जिसमें छोटे छोटे सितारे लगे होते हैं, इसको अड्डा का काम बोलते हैं। अड्डा का काम एक चारपाई जैसा होता है, जो हमारी छोटी चारपाई नहीं होती 3 फुट बाई 6 फुट वाली, इन चारपाई में चारों तरफ से बैठ करके और नीचे से सुई लगा कर ऐसे ऐसे बड़ी स्पीड से करते हैं सब। ये अपने बिहार बलिया छपरा गाजीपुर के लोग होते हैं जो दिल्ली में करते हैं, एक कमरा में उसी में अड्डा लगाते हैं और उसी में सो जाते हैं। इन सब कामों का सदुपयोग किया जा सकता, तो देखो क्या होगा। मान लीजिए कि मेरे बलिया में मुझे रोजगार मिल जाए, मैं दिल्ली नस्ल जमीन पर क्यों आऊंगा? यहाँ धूप होती है तो धूपें होती है, सर्दी होती है तो सर्दी होती है, बरसात होता है बरसातें होता है। हमारा बलिया जैसा धूप यहाँ का तो मतलब वहाँ के तो हवा में विटामिन इतनी है कि यहाँ के ऑक्सीजन में नहीं है, तो मैं क्यों बलिया छोड़ूंगा? उससे क्या होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा और गांव स्वावलंबी होगा। गांव के लोग शान से चलेंगे क्योंकि उनको खुद की कमाई है। दिल्ली में अगर मैं 5,000 रुपया कमा रहा हूं तो गांव में 1,500 रुपया इस 5,000 से ज्यादा महंगा है, क्योंकि दिल्ली का 15,000 कमाने वाला आदमी गांव में 5,000 रुपया नहीं भेज सकता, लेकिन गांव में 5,000 कमाने वाला आदमी पूरा 5,000 बैंक में जमा कर सकता है, क्योंकि उसका अपना घर है, अपना खाना है, अपना उसी में पार्ट टाइम निकाल करके। अमित तो पढ़ा लिखा है, ट्यूशनी पढ़ाता है, हम लोग भी थोड़े से पढ़े लिखे की श्रेणी में आते हैं। हम लोग जब तैयारी करते थे तो कहा जाता था कि मैं साइंस पढ़ता था तो भाई फिजिक्स है ना, तो बीच में थोड़ा संस्कृत पढ़ लो, दिमाग डाइवर्ट होगा ना तो रिफ्रेश होगा। तो उन मजदूरों को दिमाग रिफ्रेश के लिए जाकर के चने के खेत में थोड़ी देर काम करे, आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा, तो आपका उद्योग भी बढ़ रहा है और आपका खेती भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ काम चल रहे हैं। ये युवा लोग, अमित सिंह परमार है, रघुवंश सिंह सेंगर है, अभिषेक है, ये जो युवा लोग हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इस बीच में कुछ लोगों ने आप मार्गदर्शन कर, मैं उसको पढ़ूं। अमित ने कहा कि उद्योग के लिए मूलभूत संरचना का विकास में जब अमित
चलेगा कि शोभा चारगांव में 50 लोगों ने उद्योग बैठाने का ठान लिया है। वो बिजली पहले पहुंचाएंगे, अगर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, उनको पता है। पहले आप शुरू तो करो मेरे भाई। दिल्ली में पत्थर ही पत्थर है, अगर यहाँ पर 24 घंटे बिजली आ सकती है तो हमारा गांव तो अमृत है मेरे भाई, क्यों नहीं आ सकता? सिर्फ आपको बताना पड़ेगा कि नो बिजली नो वोट, नो सड़क नो वोट। ये तो आप बोलते ही नहीं है। आप लोग सड़क पर बैठते हैं, 4 दिन धूप तापते हैं, व्हाट्सएप और मोबाइल पर फेसबुक पर लगाते हैं। 5वां दिन किसी लड़के ने कहा है कि भाई वोट नहीं दूंगा क्योंकि माझी का रास्ता अभी तक ठीक नहीं हुआ। बोला किसी ने? हमको बताओ कि तुम शोभा चपरगांव में बहुत दिन से रहते हो, पढ़े लिखे आदमी हो, कहा तुमने कि मैं वोट नहीं दूंगा? आज वोट के बहिष्कार करो अगले बार चुनाव में कि वोट का बहिष्कार है क्योंकि माझी वाला रोड अभी तक ठीक नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी स्वयं विशेष विमान से वहां जाएंगे या जोगी जी को भेजेंगे कि जाओ, अमित ने वहां पर चुनाव बहिष्कार कर दिया है। पूरी मीडिया आपके पास आएगी, बोलेगी क्या बात है, तब बताओ कि अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, हमारे गांव में बिजली परमानेंट नहीं आई है, मूलभूत सुविधा नहीं है, हम दिल्ली पंजाब से भगा दिए गए, कहाँ रहे? लेकिन आप मतलब सिर्फ अमित तुम्हारे को नहीं है, मतलब सब पे आपने तो हिट एंड रन करना है, बोले और गए। इससे नहीं होगा। नेताओं को लगना चाहिए अभी पीछे पड़ गया है, छोड़ेगा नहीं। भोजपुरी बोलते ना कि लाटा चिपक गई छूटी ना, चिलगम चिपट जाता ना, बाल काटना ही पड़ता है। तो उस तरह से जब तक आप नेताओं पर चिपटेंगे नहीं, उन पर पड़ेंगे नहीं, तो नहीं हो सकता है। विक्की ने लिखा, विक्की सुबह से बात, विक्की ने लिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बलिया में कुछ नहीं हो पा रहा है, 70 सालों में NH नहीं बना रहा है। विक्की, मैं यही कह रहा हूं, क्यों बनाएंगे MP? जब उनको बिन बनाए वोट मिल रहा है तो क्यों बनाएगा भाई? मैं मेहनत क्यों करूंगा? अगर मैं मुझे बैठे बैठे दाल भात और भुजिया मिल रहा है, शाम को आधा लीटर दूध हल्दी डाल के मिल रहा है, मैं काहे लिए हाथ पाँव हिलाऊंगा भाई? मुझे मालूम है कि मुझे करना नहीं है। जैसे पता चलेगा कि अगर मैं दूध लाने खुद नहीं गया, आटा पिसवा के नहीं लाया, पत्नी खाना नहीं देगी, तो मुझे डर बना रहेगा कि यार मुझे आटा लेके आना है। अगर कुछ नहीं आएगा, आपके जनप्रतिनिधियों को पता चल गया है कि कुछ नहीं होगा, चुनाव के टाइम में मैं कोई संगोपा छोड़ दूंगा, वोट इस पर हो जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 100 साल तक मजबूत नहीं होगा, 70 साल की दबा छोड़ दीजिए। पचदेव शुक्ला आए हैं। एक तो पचदेव शुक्ला को मैं अमूमन मैं बड़ा भाई ही हूँ, अब वो चाहे जो माने, मैं उनको शुभ आशीर्वाद ही दूंगा। पंडित है, मैं अपने आप को बड़ा भाई ही मानता हूँ। पचदेव शुक्ला भी मेरे को भैया ही कहते हैं। लेकिन वो अभी बोला ना कि वो शुक्लाचार्य जी कब नाराज हो जाते हैं किस पर कहा नहीं जा सकता। तो पचदेव शुक्ला को फिलहाल मेरा शुभ आशीर्वाद है। पचदेव शुक्ला एक युवा होनहार है, बलिया के दिल्ली में जितना बढ़िया काम करता है, लगा रहता है, वो तारीफ की बात है। पचदेव शुक्ला ने जो लिखा मैं पढ़ना चाहता हूँ। पचदेव शुक्ला लिखा है कि मैंने कहा है पर आज आप जैसे लोग नहीं करते हैं, आप केवल फेसबुक पर बोलते हैं, बाकी समर्थन उसी का करते हैं जो बलिया के लिए कुछ नहीं करते। पचदेव शुक्ला, अगले बार मैं देखता हूं कि रसड़ा विधानसभा में तुम कितना बहिष्कार करते हो। रसड़ा विधानसभा में जिस विधायक को आप कहते हो ना कि बहुत बढ़िया युग पुरुष है, फलाना पुरुष है, तीसरा टर्म आपके विधायक का चल रहा है, रसड़ा स्पिनिंग मिल में एक बार भी उसकी बयान बता दीजिए कि उसने कहा हो कि रसड़ा मिल चालू करवा देंगे। रसड़ा गन्ना मिल को खोलने के लिए आपका विधायक ने एक ईंट रखा हो तो बता दीजिए, और कितना बार आप अपने विधायक का विरोध करेंगे ये मेरे को बता दीजिए। पचदेव शुक्ला, कहने और करने में बड़ा फर्क पड़ता है। आप हमको बताइए कि क्या अगले चुनाव में उमा शंकर के विरुद्ध आएंगे कि उमा शंकर तो 3 बार से विधायक है और रसड़ा बलिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप है, जहां का गुड़ दुनिया में मशहूर है, वहां आज 30 साल से वहां का मिल बंद है। तू ये कह सकता है कि 30 साल से मैं जनप्रतिनिधि हूं, बट पिछले 3 टर्म से तो है। तुम जिस वक्त जनप्रतिनिधि, तुम्हारा सरकार था, पूरे देश में सड़क बनाने का ठेका तूने लिया, रसड़ा का स्पिनिंग मिल खोलने का ठेका नहीं लिया, वो तुम्हारा काम नहीं था। रसड़ा गन्ना मिल खोलने का ठेका नहीं लिया। इस विषय में पचदेव शुक्ला जी जरा अपना राय दीजिए कि क्या आपने कभी उसको कहा, और अगर कहा तो उसने नहीं किया तो फिर आप मेरे को कैसे कर सकते हैं। और वोट देने से पहले मैं देखूंगा कि अगले बार रसड़ा में क्या आप उमा शंकर के सामने खड़ा हो रहे हैं कि उमा शंकर तुमको वोट नहीं देंगे क्योंकि तुमने रसड़ा चीनी मिल पर शुरुआत के लिए कुछ भी नहीं किया, तब भी जब तेरी सरकार थी, और तब भी जब तेरे मदद की सरकार थी, और तब भी जब तेरे पूछने से सरकार थी, दोनों टाइम में नहीं किया। आपको ये बात की जवाब देनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी, तब आप हमको करिए। ऐसे उंगली करने में 3 इधर होता है, 1 उधर होता है। पचदेव शुक्ला को सुबह सुबह अमित सिंह ने हमने कहा है और नोटा दबाया था, बिल्कुल ठीक है। नोटा दबाना तो घी को चिपरी में डालना होता है। नोटा वालों से तो मैं बड़ा विरोध करता हूं। ना 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 ना, नोटा दबाने का मतलब है कि घी ना तो आपने दाल में डाला ना भात में डाला, उसको जमीन पर फेंक दिया, चिपरी में गोईठा में घी सुखावल हो गई।
नोटा दबाने वालों को मैं बिल्कुल इज्जत से नहीं देता। नोटा कहीं काउंट नहीं हुआ। हाँ, नोटा तब होता जब सब लोग नोटा दबा देते, तब काउंट होता। नोटा को मैं मानता ही नहीं। नोटा ने ही मध्य प्रदेश में सरकार गिरवा दिया भाजपा का, नोटा ने ही वहां पर सरकार गिरवा दिया। नोटा वाले लोग तो 3 गुना नुकसान करते हैं। कुंवर अमित सिंह सेंगर लिख रहे कि जहां तक मुझे पता है भरत सिंह सब जब से सांसद थे युवा अनशन करते थे NH 31 को, लेकिन गडकरी जी कुंवर अमित सिंह सेंगर भरत सिंह सांसद थे तो जितना उन्होंने चिट्ठियां लिखा और जितना काम करवाया उतने की चर्चा करने लगूंगा तो पचदेव शुक्ला कहेगा कि मैं भरत सिंह का प्रशंसक हूँ। मैं सीधा प्रशंसक हूँ, चूंकि मैं दुनिया जानती है कि मैं भरत सिंह का प्रशंसक हूँ। भरत सिंह मेरे को छोटे भाई की तरह से मानते हैं, इसलिए इसका चर्चा मैं नहीं करूंगा, न मैं वाइस्ट हो जाऊंगा, पक्षकार लगूंगा। इसलिए कुंवर अमित सिंह सेंगर उस पर नहीं कहूंगा। उसमें बड़ी राजनीति है, मैं बाद में बताऊंगा, जो आपको बताऊंगा। हाँ, पचदेव शुक्ला ने दोबारा लिखा है, हाँ, बिना चंद्रशेखर जी का नाम लिए तो तुम्हारा खाना पच ही नहीं सकता। चंद्रशेखर जी का नाम नहीं लोगे तो जैसे लोग श्री राम करते, तुमको चंद्रशेखर जी का नाम लेना भी चाहिए। तुम्हारे पूर्वज है, बलिया के शान थे। आपने लिखा कि चंद्रशेखर जी के समय से ही बलिया के नेताओं को बिना काम के वोट मिलता रहा है, इसीलिए अभी भी नेता बिना किसी काम के। पचदेव शुक्ला मैंने यही बात बोला है कि इतिहास न सीखने के लिए होती है, वर्तमान को इतिहास से सबक लेना होता है। सरदेव चंद्रशेखर जी के जमाने से काम लिया। तुमको एक लिस्ट बता देता हूँ। सुरहाताल तुम्हारे यहाँ है, सरदेव चंद्रशेखर जी की देन थी सुरहाताल। चंद्रशेखर जी के जाने के बाद सुरहाताल से एक वहाँ का जो झारखंड सूबा है ना, वो किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं उखाड़ा। सरदेव चंद्रशेखर जी के जमाने से बलिया का सबसे बड़ा फौहारा लगा था। सरदेव चंद्रशेखर जी के जाने का तो उसमें बंद हो गया। सरदेव चंद्रशेखर जी के कामों को लिस्ट करूंगा तो 4-5 दिन लग जाएगा। वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, पार्लियामेंट में 10 रुपया लगाओ, ले लो, दिल्ली में ही रहते हो, वहां से ले लो, नेट पर भरोसा, संसद में लिखो कि चंद्रशेखर का काम, संसद में सवाल, तुमको 4-5 बुक मिल जाएगी, 300-400 रुपया खर्चा होगा, ले लेना, हमारे पास से ले लेना, नहीं तो अपने उमा शंकर से ले लेना, उनके पास भी पड़ा है। विजय भाई राकेश जिंदाबाद। विजय बहादुर को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ मित्रों। विजय बहादुर सिंह जी को मैं एक बार उनका चर्चा करना पड़ेगा। विजय बहादुर सिंह ऐसे आदमी, जैसे मैंने बोला ना कि हमारे गांव का एक टोला है जिसमें 3-3 सांसद सदस्य हैं। विजय बहादुर को भी ये श्रेय जाता है कि विजय बहादुर सिंह के जमाने में बलिया ने 3 सीट जीता था और अब मतलब अजय बढ़त हासिल किया था जब आप बलिया जिला अध्यक्ष थे। अभी आप राष्ट्रीय कार्य परिषद में हैं। पचदेव शुक्ला को उमा शंकर जी ने बात सदन में उठाया था, आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। नहीं, बात तो मैं भी उठाया हूँ फेसबुक पर 500 बार। काम क्या हुआ? उमा शंकर ने क्यों नहीं कहा कि रसला मिल नहीं होगा, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको मेरे जनप्रतिनिधियों का दबाव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला था और कहा था कि देखिए, मैंने सदन में आवाज उठाया, मेरी बात नहीं मानी गई, तो मेरा होने का क्या मतलब है? मेरा प्राथमिकता रसला का विकास है, चीनी मिल का खुलना है, स्पिनिंग का खुलना है, मैं ये त्याग पत्र दे रहा हूँ। पचदेव शुक्ला में दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती कि उसका रिजाइन स्वीकार कर लेता। कोई ना कोई कंक्रीट काम होता। लेकिन उमा शंकर तो छोड़ दीजिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं जा रहा। तुम चूंकि चंद्रशेखर जी का नाम नहीं, इसलिए मैंने कहना पड़ा। अमितेश सिंह रोशन कह रहे कि जब एक्सप्रेस वे बलिया तक नहीं आने वाला था तो सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने आंदोलन करके चेतावनी दी लोगों को। याद? बिल्कुल। तो इसमें सुरेंद्र नाथ सिंह जी का कौन सा योगदान? इसीलिए तो उनको बलिया लखनऊ भेजा गया है। अमितेश सिंह सेंगर इसमें कोई बहुत बड़ा, सुरेंद्र सिंह जी को इसीलिए भेजा गया है कि आप दुआबा के विकास के लिए, बैरिया के विकास के लिए जाकर के लड़े, आंदोलन करें। आंदोलनकारी सुरेंद्र सिंह का तासीर है भाई। आपको एक बात बता दूं, हंस लीजिए, आपका उम्र नहीं है। विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे। मुश्किल कैच जब कोई खिलाड़ी पकड़ता था ना तो उसको शाबाशी देने नहीं जाते थे, और कोई कैच गिरा देता था तो जाते थे। एक बार प्रेस वाले ने पूछा, नाम मैं भूल रहा हूँ, किसी भूले नाम रहा, तो उसने बोला कि देखो, इतने बड़े देश में चुन करके 11 आदमी आता है, उसने कैच पकड़ा, इसमें कौन सी बड़ी बात? इसीलिए तो उसको मैदान में उतारा गया है। अगर नहीं कैच पकड़ेगा दूसरा आदमी मैदान में आएगा। उसको इसलिए शाबाशी दिया कि उसने एफर्ट बहुत बढ़िया किया था, इसलिए उसको शाबाशी दिया कि उसके मोरल बूस्ट हो। तो सुरेंद्र सिंह शाबाशी के लायक हैं, उनका काम ही यही है, इसीलिए उनको चुना गया है। वो कोई बहुत बड़ी काम नहीं किया उन्होंने, इसीलिए भेजा गया है। अगर वो नहीं करते तब कहा जाता कि सुरेंद्र सिंह ने क्यों नहीं किया। सुरेंद्र सिंह की तारीफ है, लेकिन सुरेंद्र सिंह को इसीलिए भेजा गया था। कुंवर रघुवंश सिंह सेंगर के सही दिशा में चर्चा, समय की चिंता ना करें, लोग जुड़ते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो 4-5 दिन तक बोलने वाले लोग हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तुम ही लोगों ने कहा था कि भैया 1-1 घंटा तक बोलना है, मैं तो अपना 10 बजे वाला इसी में जोड़ दूंगा। मुझे तो वैसे भी 11-12 बजे तक बोलने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं है।
अमित सिंह लिख रहे कि किसी ने विकास का वादा नहीं किया। बिल्कुल ठीक आ रहे हो। पदेश शुक्ला ने दोबारा लिखा है, नोटा दबाना समस्या का समाधान नहीं है। आज सुरेंद्र सिंह ने अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया है, सभी को सुरेंद्र सिंह का बनना पड़ेगा। मैं पचदेव मैं पहले ही कहा था कि नोटा दबाने वाले को तो मैं बेकार मानता हूं, गोइठा में घी सुखाना। सुरेंद्र सिंह जी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, ठीक बात है, सुरेंद्र सिंह का समर्थन है, सुरेंद्र सिंह को इसीलिए चुना गया है। देखिए मेरा भी मानना है कि जो काम जनप्रतिनिधि कर रहा है ना वो तारीफ का काम इसीलिए बनाया गया है। हाँ, आप उस पर आंकुश लगा रहे कि तेरा काम यही है भाई, यही है भाई, यही करना है आपको, ये करते रहिए। नए नेता पर कुछ नहीं करते, नए पुराने में आप ना डिस्प्रेशन रहे। हम सुरेंद्र सिंह के साथ हैं, अमित सिंह परमार बिल्कुल ठीक है, सुरेंद्र सिंह के साथ है। कुछ लोगों ने ऊपर मार्गदर्शन दे, मैं चाहता हूं कि उन लोगों की भी बात पढ़ूं, क्योंकि ये बातें रह गई थी। मैंने कहा आप जैसे लोग, अच्छा पचदेव शुक्ला आप जैसे लोग, लघु उद्योग कृषि आधारित गाँव को, हाँ अमित ने कहा है कि लघु उद्योग कृषि आधारित, बिल्कुल कृषि आधारित में मैं सुझाव देता हूँ। जैसे पशुपालन है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चारागाह है, पशुपालन एक बहुत बड़ा उद्योग होता है, डेयरी एक उद्योग हो सकता है। हम गांव के लोगों में शुद्ध दूध घी का इस्तेमाल होगा, स्वस्थ लोग होंगे और रोजगार भी मिलेगा। कृषि प्रधान जैसे दाल दलहन होती है तो हम उसके लिए तेल पेरने की मशीन लगा सकते हैं। आपको पता है एक हमने अपने लड़कपन में सोचा था, नौकरी तो मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। वो तो कुछ टाइम के लिए मजबूरी में मैनेजर बन गया था, मुझे एडवाइजरी का लगा तो मैं छोड़ दिया, क्योंकि 8 बजे उठ करके अलार्म लगा करके मैं पढ़ने के टाइम में नहीं उठा तो नौकरी में क्या उठूं। हमने एक योजना बनाया था, कुछ कारणों से दब गया, मैं नहीं चर्चा करूंगा। हमने योजना बनाया था कि हमारे गाँव में सरसों के तेल का अगर हम डिब्बा बन दें, बोतल आधा लीटर 250 ग्राम और 1 लीटर का, तो बहुत बढ़िया काम चलेगा। इसका परिकल्पना आया बबुआ जी आदरणीय रविंद्रनाथ सिंह जी के यहाँ सरसों तेल पेरने की मशीन थी, तो हमने कहा कि अगर इसको बोतल में भर सकते हैं तो कितना बढ़िया रहेगा। हमने उसका योजना बनाया, कुछ आर्थिक परेशानी आ गई, कुछ और परेशानी आ गई, उसकी चर्चा नहीं किया जा सकता, वो काम हो सकता है। हमने प्लाईवुड का काम सोचा था कि प्लाईवुड बनाए, क्योंकि हमारे लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। हमने टाइल बनाने की सोचा था, जो आज त्रिलोकी भैया ने खोला था, वो परिकल्पना हम ही लोगों का था। टाइल बना, जो उस वक्त चर्चा चल गया। सबसे पहले मेरा टाइली का मकान द्वार बना था, उसके बाद कई लोगों ने टाइली का बनाया। मतलब ये सब जो आपके गांव में रह करके उद्योग बन सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। सबसे बढ़िया फायदा होगा ये जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता से गए हैं इन लोगों का इस्तेमाल। उद्योग मूलभूत संरचना है, अच्छा चलिए, जो ऊपर छूट गए वो छूट गए। आगे के लोगों की मैं बात पढ़ाऊँ। अमितेश सिंह सिंह लिख रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह बनाना आसान नहीं है, उनके लिए जिगरा चाहिए। आप देखिए, उनमें जिगरा थी तभी तो बैरिया के विधायक बने, उनमें जिगरा थी। बैरिया जानते हो क्या जगह है? बैरिया आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी जहाँ के विधायक हैं और जहाँ पर अध्यापक थे, वहीं के हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उस कुछ तो असर होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह जिस मार्केट में होते थे, नारायणगढ़ के कौशलेंद्र सिंह, आप अमितेश बहुत छोटे हो, इतिहास है, जब 1942 में अंग्रेजों ने गोलियां भुनना चालू कर दिया तो कौशलेंद्र ने ही झंडा फहराया था, जो आज शहीद पार्क बैरिया थाने के सामने है। उसका नाम पड़ेगा कौशलेंद्र सिंह, उनका नाम है, नारायणगढ़ के रहने वाले थे। तो ऐसी क्रांतिकारी धरती के सुरेंद्र सिंह जी है, तो उसमें क्या करना होगा। क्षत्रिय प्रसाद सिंह के दूसरी बार विधायक है। कौन दूसरी बार है? उमाशंकर। दूसरी बार कौन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक वीडियो लंबा है, एक विकल्प जो और हो सकता है बलिया में, बड़ा आसानी से हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मत्स्य पालन की काम करके आज बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। मैं बड़गांव में गया था तो कई लोगों को मैं देखा कि अपने घर में छोटे छोटे गड्ढा बना करके मत्स्य पालन कर रहे हैं, कुछ लोग पशुपालन का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ गंगा और घाघरे के बीच में बलिया है। गंगा नदी में अगर हम लोग चाहें तो जो लोग, कई लोग, जैसे हमारे, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो गोवा में बड़ी जहाज पर फिशिंग का काम करता था। बड़ी जहाज़ों में जो फिशिंग होती है, तो उसको फिशिंग को कल्टिवेट करने, संरक्षित करने और उसको फ्रीज करने का अनुभव है, क्योंकि मछली बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ये जो मछली हमारे गांव में आता है, तो हमारे गांव में जिसको हम लोग चलानी मछली बोलते हैं, वो आंध्र प्रदेश, सुदूर गोवा से आती है। हमारे दोनों नदियों में फिशिंग के लिए नौका का इस्तेमाल किया जा सकता है और एक फिशिंग उद्योग बन सकता है, जिससे हम रोज रोज जो ये कटान की बात आप कर रहे हैं
उस पानी का दोहन करके, उस पानी का इस्तेमाल करके हम फिशिंग उद्योग चालू कर सकते हैं, मत्स्य पालन उद्योग चालू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी काम जानते हो क्या बात, एक और हमारे गांव में हो सकता है, सौर ऊर्जा प्लांट। आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि शोभा छपरा गांव का पहला सौर ऊर्जा मेरे ही घर में लगा था। सबसे पहला लोग कह का अरे ये का छतों पर लगोले बड़े, ये तो घर बोती बोती कैसे। सौर ऊर्जा मेरे छत पर सबसे पहली बार मेरे ही घर में लगा था। अब तो और कई लोगों के पास हो गया है। हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में धूप है और सौर ऊर्जा पर सरकार रिबेट दे रही है, छूट दे रही है। तो हम सौर ऊर्जा के संरक्षक, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पर ये अमित प्रशांत प्रसाद जैसे लोग हैं, युवा लोग हैं, ये लोग विधायक और एमपी के माध्यम से जो गैर परामर्श ऊर्जा मंत्रालय है, जो उसके मंत्रालय के तहत हम अपने विधायकों को बोले कि भाई आप ये काम करिए, इनकी छूट के विषय में भाषणों में बोला करें, जो फेसबुक लाइव में। सबसे पहले तो आप लोगों को एक दबाव बनानी पड़ेगी अपने जनप्रतिनिधियों को, या आप स्वयं करिए। आप एक टाइम बना लें, जैसे मैं 10 बजे रोज फेसबुक पर आता हूँ, कोई ना कोई मुद्दा उठाता हूँ, कोई ना कोई मुद्दा पर बात करता हूँ। कई लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, कई लोगों को अच्छी लगती है। एक आदमी बना ले कि मुझे 8 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 3 बजे मुद्दा उठाना है। आपको करना क्या, जो पढ़े लिखे अमित जैसे लोग हैं, आप उत्तर प्रदेश के डायरेक्टरी खोलें, उत्तर प्रदेश की साइट खोलें, मत्स्य पालन विभाग, उसमें क्या क्या चीज है। जैसे मैं आपको बताऊं, राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री थे, मेरा उनसे बड़ा बढ़िया जान पहचान था। दिल्ली में रहने की वजह से तो कई एमपी मंत्रियों से बढ़िया जान पहचान है। मैं एक दिन बैठा हुआ था वहां पर, एक आदमी आया चर्चा में, तो वो काला चावल लेके आया। काला चावल मैं अपने पल में सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था कि एकदम काला कोयले की तरह से। तो मैं बोला कि ये क्या है? बोला चावल हो कोरिया। कहीं अच्छा कर काम करो, रुका दो, एक काम रहो, एक भात बना दो। जब वो भात बना तो एकदम सफेद, बड़ा खुशबूदार मार रहा था। तो उन्होंने बताया कि काला बासमती बहुत महंगा मिलता है और इसका संरक्षक का काम है, इसका बीज का काम है। राकेश तुम एक काम करो। मैं बोली काहे नहीं आपने ऐसा काम करते कि अपने गांव में जाओ और जो 10-20 लोग तुम्हारे मनपसंद के लोग हो, जो तुम्हारे खेत के आजू बाजू जिन लोगों की खेत हो, उन लोगों से कहो कि वो खेत हमको दे दे, मतलब सरकार, कृषि मंत्रालय को। कृषि मंत्रालय क्या करेगी, आपको उसका खेत की मुआवजा लगान, जिसको हम मलकजारी बोलते हैं, आपको दे देंगे। और उसमें ना संरक्षित बीजों का R&D होगा, वो जो बीज का डेवलपमेंट करते रहते हैं। करे कि कई चीजें ना तुम्हारे एटमॉस्फेयर में होगा। कई जैसे ये बक्सर उक्सर कहा जाता है कि धान की कटोरी है, उसी तरह से जैसे वहां पर धान की प्रजाति का होगी, हमारे यहाँ जैसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना का कोई प्रजाति का डेवलपमेंट होगा। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है। दूसरे काम और सकता है कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर में कई तरह की विशेष प्रजातियों का, मतलब ये सब्जी का, फलों का संरक्षक और डेवलपमेंट हो सकता है, जो लघु उद्योग के श्रेणी में आ सकता है। तभी जाकर के हम उद्योग पर बात कर सकते हैं। अमित सिंह परमार ने लिखा है कि हरिंदर सिंह कई योजनाओं को लेकर आए थे लेकिन उनका विरोध कर दिया गया। देखो, वो तब की बात थी जब लोग विरोध करते। देखिए ऐसा है, अमित पढ़े लिखे आदमी हो। सबसे पहली बात तो 1857 में मंगल पांडे का विरोध हो गया, गोली मार दी, फांसी दे दी गई थी। अब उसके बाद तो अगला आदमी हिम्मत नहीं करता, तो हम किसी अंग्रेज के यहाँ चाकरी में काम कर रहे होते। वीर कुंवर सिंह अपने आप को आजाद घोषित करते। तुमको पता है, आज जान लो, वीर कुंवर सिंह आज ही के दिन बुधवार को 5 सितंबर 1857, वो सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात है कि आज ही बुधवार के दिन 5 सितंबर 1857 को उन्होंने अपने किला शाहाबाद किले को आजाद घोषित कर दिया कि मेरे ऊपर कोई शासन नहीं है, मैं अपना राजा हूं। उनको अपना जान गंवाना पड़ा। तो उसके बाद वाले लोग, सुभाष चंद्र जी सोचते कि यार अंग्रेज से क्या होगा, जर्जर जमीन में है, तो सुभाष चंद्र बैठ जाते। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते कि मुझे क्या है, मोतीलाल नेहरू तो उस वक्त के अरबों खरबों, आज के जमाने में उस वक्त का लाखों, आज का सबसे महंगा वकील थे। कहते यार मेरे खाने पीने को कमी नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आराम से पेरिस, लंदन, फ्रांस घूमते। काहे लिए उतना बड़ा समृद्ध आदमी कई महीना तक जेल में गया, फिर वो आराम से करता। लाल बहादुर शास्त्री काहे लिए आंदोलन करते। सरदार पटेल कहते हमको क्या करना, हमको तो अंग्रेज आराम से कर लेगा यार। ये करोगे अमित, तो फिर अमित सिंह परमार क्यों अमित? फिर धारा में तो मुर्दे बहते हैं अमित, धारा में मुर्दे बहते हैं। जो जिंदा होता है वो तैरता है, और धारा के विरुद्ध तैरने वालों को तैराक कहते हैं। एक हरिंदर सिंह का लोगों ने विरोध कर दिया तो तुम सो जाओ। फिर क्या फायदा?
अगर ये मंगल पांडे सोच रहे होते, चंद्रशेखर जी सोच रहे होते, जयप्रकाश जी अब लोकनाथ जयप्रकाश नारायण तुम्हारे गांव के पीछे थे ना, मतलब तुम्हारे गांव की जमीन है जो अभी लोकनाथ जयप्रकाश नारायण जी का है, वो हमारा तुम्हारा जमीन है, क्योंकि उनका तो असल गांव पानी में चला गया लाला टोला। अब लोकनाथ जयप्रकाश नारायण कैसे हिम्मत करते कि भाई इंदिरा गांधी के सत्ता को भी चैलेंज किया जा सकता था। आप सोच लो कि आज के तारीख में नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने की हिम्मत किसी में होती, उस वक्त उससे भी बड़ा दुरूह काम था ना इंदिरा जी का विरोध करना। लेकिन लोकनाथ जयप्रकाश नारायण ने सोचा और इंदिरा की सत्ता को हटाया। ये सोचोगे तो फिर मुर्दों से क्या बात। खारा के विरुद्ध चलने वाला तैराक होता है, पानी में बहने वाले मुर्दे होते हैं, लकड़ी होती है, और आप सजीव इंसान हैं, आपके लिए क्या कहना। अमित सिंह ने लिखा है कि सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, बाहर वालों का समर्थन नहीं देते हैं, कहीं ये प्रधान का प्रत्याशी न। अमित, प्रधान का प्रत्याशी न हो जाए ये कहां बे। लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के पद के प्रत्याशी थे तो उनके पार्टी में 20 प्रधानमंत्री के लालसा लिए पाले थे। तो नरेंद्र मोदी बैठ गए, गुजरात में रह गए, भाभड़ा खाने लगे कि भाई ये क्या करेगा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, कई लोग प्रधानमंत्री का शपथ का कुर्ता उर्ता सिया लिया, शपथ भी याद करेगा मैं फलाना सिंह भारत के संविधान में प्रधान। नरेंद्र मोदी लड़े, फाइट किए और सब लोगों के आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री बने। तुम गांव में रहते हो तो कौन से संविधान के कौन से पन्ने में लिखा है कि तुम प्रधान नहीं बन सकते। ये गलत है, ये धारणा गलत है। प्रधान भाई कहो कि मैं प्रधान बनने वाला हूं क्योंकि मैं गांव का विकास कर रहा हूं, गांव वाले लोग मेरे विकास से खुश होकर प्रधान बनाएंगे। आप विरोध का इंतजार करेंगे तो आपको कोई थाल सजा करके नहीं देगा। ये तो मतलब जो मैं हालांकि वीरेंद्र सिंह में मेरे लिए तो भैया है। तो आपके पिताजी थाल सजा के बचपन में देते, अभी दे रहे हैं क्या? आपके पिताजी जब तक बच्चे थे ना तब तक तुम्हारी माँ बेटा मुंह में खिलाते थे। अब मुंह में तुम्हारी माँ खिलाती है? अपनी माँ बाप तुमको जो मुंह में नहीं खिलाते, कार्य कि अब सक्षम हो गया है तो फिर तुम और किसी से राकेश परमार तुमको मुंह में क्यों खिलाएगा? तुम अपने बच्चियों को, प्यारी बेटियों को मुंह में खिला रहे हो, जब 20 साल की हो जाएगी तो मुंह में खिलाओगे? अगर मुंह में खिलाओगे तो तुम्हारी बेटी में कोई कमी है, तुम्हें कोई कमी है। अगर तुम्हारे पिताजी तुमको मुंह में खिला रहे हैं मतलब तुम अपने सिखाने की हैसियत में नहीं हो। ये गलत बात है, ये निराशावादी है। मैं आशावान आदमी हूं, मैं इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता। प्रधान कहो कि मैं प्रधान हो गया, मैं अपने काम से प्रधान बनूंगा, मैं काम दिखाऊंगा और लोग सुभाष चंद्र कहेंगे कि हमारा अमित प्रधान बनेगा, कहो, इसमें क्या डरना। क्या सुरेंद्र सिंह, एक मिनट उसके ऊपर भी है हरण, अच्छा अमितेश सिंह रोशन ने लिखा है कि क्या सिर्फ सुरेंद्र सिंह जी को ही चुना गया है कि वे हर गलत के खिलाफ आवाज उठाएं? एक्सप्रेस वे के सिर्फ दोहबा के लिए थोड़े आएगा, बाकी 6 किस लिए चुने गए थे? मैं बैरिया विधानसभा का प्रतिनिधि हूं, मैंने सुरेंद्र सिंह को वोट दिया है तो मैं सुरेंद्र सिंह से कहूंगा। मैंने उमा शंकर को वोट नहीं दिया है तो मैं उमा शंकर की बात नहीं करूंगा। अगर मैं पूरे बलिया की बात करूंगा तो मैंने बोला है बलिया के जनप्रतिनिधि जिनमें 7 लोग आ जाते हैं और 2-3 MP आ जाते हैं बलिया जिला में। आप ये बात समझ लीजिए कि 7 हमारे बलिया के साथ विधायक और वो सब लोग आ जाते हैं और मैं सबके विरोध कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया है तो हम तो गांव के विकास में आ गए, बिल्कुल आ गए हैं। खैर कई लोग जो अंत में जुड़े हैं, अपनी बात खत्म करने से पहले आप सबसे 2 चीज़ों की मांग करता हूं। आप बलिया एक समृद्ध इतिहास है। बलिया ऋषि भृगु से लेकर के, राजा बलि से लेकर के, भगवान का 52 अवतार से लेकर के श्रद्धेय मंगल पांडे, चीतू पांडे, वीर कुंवर सिंह, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर जी, वीरेंद्र सिंह, भरत सिंह, जगन्नाथ चौधरी जी, राम गोविंद चौधरी जी, गौरी भैया जी, अंबिका चौधरी जी से लेकर के और शुक्ला जी तक का है। लेकिन हमें वर्तमान को, इतिहास को देखना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ है। वर्तमान का काम है कि इतिहास को भी गौरवान्वित होने का मौका दें, कि इतिहास जहां बैठा हो वहां सोचे कि भाई मेरा वर्तमान मुझसे भी बढ़िया काम कर रहा है, तभी इतिहास गौरवान्वित होगा। नहीं तो आपको मैं एक उदाहरण दिया था कि एक आदमी कंधे पर चैन लेकर के घूम रहा था, उसको लोग पूछा कि भाई ये काहे इस कंधे पर लिए हुए हैं? तो बोला कि हमारे बाबा इसी में हाथी बांधते थे। बोला अब तुम क्या करो, तुम्हारे हाथ तो बकरी भी नहीं है। बोला नहीं है। तो बोला फेंक इसको जल्दी से, कब तक बाबा का हाथी लेके घूमेगा? हम लोग अपने कंधे पर अपने बाप दादा का चैन लेकर के घूम रहे हैं, हमारे घर में बकरी भी नहीं है। तो सोचिए कि जब आप आगे बढ़ते होंगे तो लोग इनका बकरियों नहीं के चैन वाले के घूमत रहे।
तो आप बकरी नहीं हाथी पालिए, जो बाबा वाला चैन था उससे वही हाथी बांधिए, क्योंकि आपके बाबा बांधे थे, तभी आपके बाबा को स्वर्ग में सुकून मिलेगी। नहीं तो कहेंगे कि मैंने कैसा नाती जन्म दिया है जो मेरे नाम को बुला रहा है और मेरे नाम की खा रहा है, वो खुद कब कमाएगा, तब जाकर के बलिया का विकास होगा। अंत में कुछ लोगों ने लिखा है कि जय भवानी, बिल्कुल जय भवानी, हम तो गांव का विकास है, बिल्कुल विकास करो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरा हम तो आशीर्वाद देते रहते हैं। खैर मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले मैं सबसे पहले पुनः एक बार अमित सिंह, अभिषेक जी और मेरे भाई रघुवंश सिंह सेंगर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मेरा बात रखने के लिए किया, मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आऊँ और अपनी बात रखूं। मैं उन दोनों तीनों लोगों को अपने दिल के अंतःकरण से हार्दिक शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग जितनी बढ़िया बलिया के विषय में सोचते हैं, काश बलिया के नौजवान आपकी उम्र के लोग इसी तरह की सोच रखेंगे तो बलिया वही गौरव को प्राप्त करेगा। इसमें से भी कोई चित्तू पांडे निकलेगा, इसमें से कोई मंगल पांडे निकलेगा, इसमें से कोई वीर कुंवर सिंह निकलेगा, इसी में से कोई चंद्रशेखर जी बनेगा, इसी में से कोई लोकनायक जयप्रकाश नारायण बनेगा, इसी में से कोई डीएन सिंह जैसा IAS बनेगा, सुनील जैसा प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, दिल्ली का कमिश्नर जैसा बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन अगर आप इतिहास को देख करके, इतिहास को पढ़ करके बस इतराते रहेंगे तो बलिया के लोग, इतिहास वाले लोग आप पर हंसेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप पर हंसे ना। जिस तरह से आपने कोविड का लड़ाई में सब कुछ भुला करके भाईचारा दिखाया है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के बढ़ाने में भी इसी तरह के योगदान दिखाएं, तब जा करके बलिया का नाम बढ़ेगा और बलिया दुनिया में रोशन होगा। दूसरी बात कि हम सिर्फ जनप्रतिनिधि को कोशें, इससे बढ़िया है कि हम जनप्रतिनिधि पर अंकुश लगाएं कि अगर आपने बढ़िया काम नहीं किया तो आप बदले भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके नाम की रजिस्ट्री नहीं हुई है, आपको 5 साल का मौका दिया गया है, 5 साल में आपकी समीक्षा होगी। काम नहीं तो वोट नहीं, जब तक आप ये नहीं मानेंगे बलिया विकास नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीरों की धरती बलियानी प्रदेश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिक जहाँ भी हों, देश दुनिया में जहाँ भी हों, उन सब लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, हार्दिक शुभ आशीर्वाद देता हूँ। अपने तरह से आप खुश रहें, आनंदित रहें, उमंग में रहें और मुझ पर अपना आशीर्वाद, कृपा और शुभकामना बनाए रखें। सादर प्रणाम। ना हिंदू राष्ट्र, ना खालिस्तान, अखंड रहे मेरा हिंदुस्तान। सबको जय श्री राम।